हेलो मेरे सीएमए के बच्चों, कैसे हो बच्चे। इस वीडियो में मैं आप लोग का सीएमए इंटरमीडिएट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का एमसीक्यू बैंक सॉल्व करने वाला हूं। तो ये वाला आप करके जाओ, आपके एग्जाम में बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो मैं फटाफट चालू करता हूं, पर चालू करने से पहले एक बात बता दूं। मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले एमसीक्यू बैंक से जितना कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का क्वेश्चन है पहले वो कर दूंगा, और उसके बाद फिर आप आगे देखोगे तो आपको ऑडिटिंग के भी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो पहले कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कर रहा हूं, तो बीच बीच में जो ऑडिटिंग क्वेश्चन आएंगे ना उसको छोड़ते हुए जाएंगे। पहले कॉर्पोरेट खत्म कर देंगे और उसके बाद फिर ऑडिटिंग भी करेंगे। मेरा बात समझ में आ गया? तो ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसको पूरा यूज करना और अपने सारे सीएमए के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जहां आजू बाजू में जितने लोग को जानते हो सबके साथ शेयर कर देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। चलो आगे बढ़ते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूं, नहीं तो पढ़ने में हो सकता है आपको असुविधा लगे। और अगर आपको ये पीडीएफ और ऑडिट का पीडीएफ अगर चाहिएगा तो मैं काम करूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना। या फिर एक काम करूंगा, मैं वीडियो जो है ना, वीडियो उसका जो पहला कमेंट है उसमें पिन करके वहां भी डाल दूंगा, तुम डाउनलोड कर लेना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी नहीं है। तो पहला बोलता है इट इज अ डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर। हाँ, ट्रू है। इट हैज अ परपेचुअल सक्सेशन, ट्रू है। शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल एक्सेप्ट इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये भी ट्रू है। कौन सा फीचर नहीं है वो बोला था, तो डी होना चाहिए। फिर पढ़ लेते हैं। इट इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन यूजुअली फॉर सोशल अपलिफ्टमेंट विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी प्रॉफिट, ये तो एनपीओ का डेफिनेशन है। तो इसका सही ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर 4। आगे पढ़ता हूं मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कंपनी। कौन सा फीचर है इस बार पूछा है, यहां पूछा था नॉट, यहां कौन सा है। तो पढ़ते हैं। अकाउंटिंग प्रोसेस इज हाईली रेगुलेटेड एंड गाइडेड बाई प्रोनाउंसमेंट, नहीं। कंस्टिट्यूएंट ऑफ पीरियोडिकल अकाउंट्स, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट आर स्पेसिफाइड बाई लॉ। हमको नहीं समझ में आ रहा है भैया, समझे नहीं। इसमें क्या पूछा था, कौन सा फीचर है। तो पहला वाला तो फीचर है, अकाउंटिंग प्रोसेस इज हाईली रेगुलेटेड एंड गाइडेड बाई प्रोनाउंसमेंट। हाँ, कंपनीज के अंदर सब कुछ एज पर कंपनीज एक्ट ही होता है। हाँ, तो ये ट्रू है, ट्रू। कंस्टिट्यूएंट पीरियोडिकल अकाउंट्स, दैट इज इनकम स्टेटमेंट मतलब वही पीएल और बैलेंस शीट, आर स्पेसिफाइड बाय लॉ। लॉ जैसा बोलेगा वैसे फॉर्मेट बनेगा। हाँ, कंपनीज का वही है, शेड्यूल 3। इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्लायंस टू प्रेस्क्राइब रूल्स एंड रेगुलेशन इज पैरामाउंट। रूल रेगुलेशन फॉलो करना ही पड़ेगा। हाँ, और एक है ऑल ऑफ दिस। तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, मुझे तो लग रहा है ऑल ऑफ दिस होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दिस। ये थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन था पहला दो, एक्चुअली लॉ बेस्ड क्वेश्चन था, ये अकाउंट्स बेस्ड बोल भी नहीं सकते। अगला, ठीक है, करना तो पड़ेगा, दिया इंस्टीट्यूट। इन इंडिया अकाउंटिंग इन ऑफ अ कंपनी फॉर्म इज गाइडेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेटरी रिसोर्सेज। अकाउंटिंग करने के लिए क्या क्या यूज करते हैं, तो ना मैं एक बार ऑप्शन बिना देखे बोलता हूं। हम लोग कंपनीज एक्ट यूज करेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी यूज करेंगे। तो देखें, कंपनीज एक्ट है, यस यूज करते हैं। कंपनी का रूल्स, यस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यस। ऑल ऑफ दिस। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बुक ऑफ द कंपनी। कौन सा स्टैट्यूटरी बुक नहीं है। रजिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट हेल्ड एंड देयर नेम्स, हाँ ये स्टैट्यूटरी बुक्स है। ये लोग पूछा नहीं है, ये तो है। एनुअल रिटर्न, हाँ। रजिस्टर ऑफ ऑफिसर, नहीं, रजिस्टर ऑफ ऑफिसर ऐसा कोई बुक नहीं है। आगे, रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डिंग्स ऑफ द डायरेक्टर, यस ये बुक बनता है। तो कौन सा नहीं है, तो मुझे लगता है ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट फीचर ऑफ शेयर, हैव द फॉलोइंग फीचर है, नॉट अ फीचर ऑफ शेयर। फिर बोलता है हैव द फॉलोइंग फीचर, नॉट अ फीचर बोलना चाह रहा है। मैं समझ गया, नॉट अ फीचर, कौन सा फीचर नहीं है शेयर का। इट रिप्रेजेंट्स द बिगेस्ट यूनिट ऑफ ओनरशिप, नहीं नहीं, पूरा कैपिटल का सबसे छोटा टुकड़ा को शेयर बोलते हैं, बिगेस्ट नहीं। तो पहला वाला ही है, ये फीचर नहीं है। तो जब आंसर मिल गया आगे पढ़ के फायदा ही नहीं है, क्योंकि शेयर क्या होता है याद है ना, इट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैपिटल। और यहां बोला बिगेस्ट, नहीं बिगेस्ट नहीं होता है, स्मॉलेस्ट होता है। In case of dash issue, the shares are offered to existing shareholder of the company without any consideration. Without any consideration तो वो बोनस शेयर होता है,
प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं, राइट इशू नहीं, बोनस इशू यस, हम लोग बोनस इशू करते हैं विदाउट एनी कंसिडरेशन। अच्छा, व्हेन शेयर इज इशूड एट प्राइस इक्वल्स टू फेस वैल्यू, मतलब इशू प्राइस फेस वैल्यू सेम है, मतलब इशूड एट पार का केस है। इट इज कॉल्ड इशूड एट पार। पहला ही ऑप्शन मिल गया मुझे, एट पार, ऑप्शन नंबर ए पहला ही मिल गया, दूसरा क्या पढ़ना। प्रोविजन रिलेटिंग टू बाईबैक ऑफ सिक्योरिटीज आर कंटेन इन डैश ऑफ कंपनीज एक्ट। बाईबैक सेक्शन 68 में था, सेक्शन 68, सेक्शन 77 77 है नहीं, सेक्शन 68 बाईबैक पूछा ना, 68। नेक्स्ट, buyback of equity share in any financial year should not exceed, बायबैक कितने से ज्यादा नहीं हो सकता। बायबैक का कंडीशन याद है, सबसे ज्यादा था पहला 25% ऑफ प्रेजेंट शेयर से ज्यादा नहीं हो सकता, 25%, 10% ऑफ नेटवर्थ नहीं, 25 ऑफ एग्रीगेट पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व ऑफ द कंपनी यस, 25% ऑफ पेड अप इक्विटी नहीं, ये नहीं है, 25% ऑफ एग्रीगेट ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल एंड प्रेफरेंस नहीं। एक्चुअली 3 कंडीशन था बाईबैक का, तुमको याद होगा तो। पहला था शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, 25% ऑफ प्रेजेंट नंबर ऑफ शेयर। दूसरा था जिसको रिसोर्स टेस्ट बोलते थे, 25% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। तीसरा था डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट, शैल नॉट एक्सीड ट्वाइस। तो इसमें जो ऑप्शन लग रहा है ऑप्शन नंबर 2 सही है। ये तो हमारा रिसोर्स टेस्ट था, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर 10, कंपनी में परचेज इट्स ओन शेयर और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज आउट ऑफ, खुद का खरीद रहा है। बाईबैक कहां से हो सकता है, तो बोलता है फ्री रिजर्व से बाईबैक हो सकता है, हाँ हो सकता है, सीआरआर बना के। सिक्योरिटीज प्रीमियम, हाँ बना सकते हैं सीआरआर इससे। प्रोसीड्स ऑफ इशू ऑफ एनी शेयर, हाँ हो सकता है। प्रोसीड्स ऑफ इशू ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज हो सकता है। तो चारों से हो सकता है, तो या तो ए होगा, या तो बी, या तो सी, या तो डी। ए एंड सी ओनली, ए बी सी ओनली, ए सी डी ओनली नहीं, ए और बी और सी और डी। ऑप्शन नंबर डी राइट लग रहा है। कोई चारों ऑप्शन सही है, चारों में से कुछ भी तरीका से तुम बाईबैक करा सकते हो। नेक्स्ट 11, सेक्शन 68 वापस बाईबैक का बात कर रहा है, ऑफ कंपनीज एक्ट प्रोवाइड्स दैट नो बाईबैक ऑफ एनी काइंड ऑफ शेयर और अदर सिक्योरिटीज शैल बी मेड आउट ऑफ डैश। बाईबैक किससे नहीं कर सकते, सिक्योरिटीज प्रीमियम बैलेंस एज इट स्टूड बिफोर बाईबैक नहीं हो सकता है। प्रोसीड्स ऑफ एन अर्लियर इश्यू ऑफ सेम काइंड ऑफ शेयर और सेम काइंड ऑफ अदर स्पेसिफाइड नहीं, सेम काइंड नहीं होता है, शेयर ऑफ अदर क्लास बोला है सेक्शन 68 में, सेम काइंड नहीं हो सकता। जब हम लोग बाईबैक करते हैं तो न्यू इशू में कभी इक्विटी शेयर इशू नहीं कर सकते हैं, अदर क्लास होता है, सेम काइंड नहीं होगा, अदर काइंड होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 सही है, समझ गया। अच्छा, नेक्स्ट है, for the purpose of calculating debt equity ratio which of the following dates are considered। देखो डेट सिक्योर्ड भी हो सकता है, अनसिक्योर्ड भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, यही है। पर इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन फ्रेमिंग में हल्का सा डिफिकल्टी है, सिक्योर्ड होता है, अनसिक्योर्ड होता है। करंट लाइबिलिटीज ऑल द अबव, एक्चुअली करंट लाइबिलिटीज नहीं होना चाहिए, ये ऑप्शन होना चाहिए था करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। मेरा बात समझा। अब इंस्टीट्यूट इसका ऑप्शन ऑल ऑफ दिस लगा रखा है, मेरे हिसाब से तो एक और ये दो होना चाहिए, होना नहीं चाहिए। हाँ, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स बोलता तो हो जाता, किंतु इंस्टीट्यूट ऑल ऑफ दिस दिया, तो तुम क्या करेंगे एग्जाम में, ऑल ऑफ दिस लगा के आएगा, क्योंकि ये तो ओएमआर में छपेगा ना, ओएमआर तुम सर्कल लगाएगा, इंस्टीट्यूट आंसर डाल रखा होगा डी, और तुम ज्यादा बुद्धि लगाएगा तो कांड हो जाएगा, तुम डी लगा के आना, ऑल ऑफ दिस लगा के आना। नेक्स्ट, अच्छा जी, 13 में क्या है, वेयर अ कंपनी परचेज इट्स ओन शेयर आउट ऑफ फ्री रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, सीआरआर बना रहा है बाईबैक के बाद, ओन शेयर बोल रहा है, अ सम इक्वल्स टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर सो परचेज शैल बी ट्रांसफर टू, क्या बनाएगा, सीआरआर में डालेगा कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व है ऑप्शन नंबर 3, सीआरआर बनेगा। नो ऑफर ऑफ बाईबैक शैल बी मेड विद इन अ पीरियड ऑफ रिकॉर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ अ बाईबैक। एक बाईबैक से दूसरे बाईबैक के बीच में 1 साल का डिफरेंस होना चाहिए, 1 साल। तो आंसर होगा 1 ईयर। कोई ऑप्शन है 6 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर, 10 मंथ्स, 1 ईयर, 1 ईयर, 1 साल के बाद कर सकते हैं।
मतलब दो बाईबैक के बीच में मिनिमम 1 साल का डिफरेंस होना चाहिए। समझ गया? अच्छा, कहां गया? यहां था। फिर बोल रहा है इक्विटी शेयर अमाउंटिंग टू 2 लाख वर बॉट बैक एट ए प्रीमियम ऑफ 5% बाई इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर अमाउंटिंग टू 1 लाख एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। कंप्यूट द अमाउंट ट्रांसफर टू सीआरआर। सुनो ना, फेस वैल्यू इसका बाईबैक का हो रहा है 2 लाख, उसके बदले न्यू इशू का फेस वैल्यू हो गया 1 लाख, तो 2 लाख में से 1 लाख का कंप्लायंस हो गया, तो सीआरआर कितने का बनाओगे? बैलेंस 1 लाख का बनाओगे, तो आंसर है 1 लाख, ऑप्शन नंबर 1। समझ गया ना? हाँ। नेक्स्ट, आगे क्या बोल रहा है? अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, कितना सीआरआर बनाना पड़ेगा पूछ रहा है। क्वेश्चन देखते हैं। फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपीज करके दे रखा है। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व पीएल बैंक नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। कंपनी बॉट बैक 15,000 शेयर एट 40। एक एक शेयर 10 का है, 40 में बाईबैक हो रहा है, तो बाकी 30 प्रीमियम ऑन बाईबैक है। कि सुनो ना, 15,000 शेयर बाईबैक कर रहे हो, एक एक शेयर 10 करके, तो लीगल कंप्लायंस तो 150 का करना पड़ेगा। लीगल कंप्लायंस में या तो न्यू इश्यू का, न्यू इश्यू नहीं होगा तो पूरा सीआरआर बना देना। ये लोग बोले था ट्रांजैक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ बाईबैक वाज फाइनेंस्ड बाय सेल ऑफ 2/3 ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर 590। इन्वेस्टमेंट बेचा है, बेचने तो हमको क्या करना है, वो लीगल कंप्लायंस का पार्ट तो नहीं है। लीगल कंप्लायंस में न्यू इश्यू आएगा और सीआरआर आएगा। बोले सीआरआर कितना बनाऊं? तब मैं न्यू इश्यू बोला है? नहीं बोला है। अगर मेरे को 1.5 लाख का कंप्लायंस करना है और आपका न्यू इश्यू 0 है, यानी पूरे 1.5 लाख का मुझे क्या बनाना पड़ेगा? सीआरआर। तो सीआरआर कितने का बनाना है? 1,50,000 का बनाना है। तो 16 का ऑप्शन आ जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी या 4, 1,50,000। लॉजिक क्लियर हो गया? बस इतना ही काफी है। आगे क्या बोल रहा है उस पर भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कंप्यूट द मैक्सिमम लिमिट अप टू विच बाईबैक इज परमिटेड फाइनेंशियल ईयर 2022-23। ये 2 मार्क्स में दे रहा है। अरे मैक्सिमम परमिसिबल बाईबैक बोल रहा है, तो इसका तो 3 स्टेप है, लंबा चौड़ा हिसाब है। मैं पढ़ता हूं क्वेश्चन में क्या क्या है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द ऑडिटेड बैलेंस शीट ऑफ टीएच। क्या क्या दिया है? इक्विटी शेयर कैपिटल 3,000 लाख शेयर ऑफ 10 करके 30,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम जीआर, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन। सुनो ना, 3 स्टेप होता है, मैं आपको याद दिलाता हूं। स्टेप नंबर 1, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। 3,000 लाख शेयर है, उसका 25% आप बाईबैक कर सकते हो। 3,000 का 25% बाईबैक कर सकते हो, दैट इज 750 लाख शेयर बाईबैक कर सकते हो। कंडीशन नंबर 2 में बाईबैक कर सकते हैं, वो तुम्हारा पेड अप कैपिटल प्लस जितना भी फ्री रिजर्व है इसका 25% डिवाइडेड बाई बाईबैक प्राइस पर शेयर। पेड अप कैपिटल ये लोग दे रखा था इस क्वेश्चन में 30,000। फ्री रिजर्व में आता है एसपी जीआर पीएल, एसपी 3,000, जीआर 10,000, पीएल है नहीं, तो 13,000। इसका 25% डिवाइडेड बाई बाईबैक प्राइस। बाईबैक प्राइस था तुम्हारा, कुछ नहीं बोला, एक एक शेयर 10 करके, तो फेस वैल्यू में बाईबैक होगा। तो भैया 30,000 प्लस 13,000 इंटू 25% डिवाइड बाई 10, ये होता है 1075 लाख। और तीसरा था, याद करो, पोस्ट बाईबैक डेट इक्विटी रेशियो मेंटेन करना है ट्वाइस। तो इसके लिए लेना चाहिए प्रेजेंट इक्विटी माइनस इक्विटी टू बी मेंटेन माइनस 10x डिवाइडेड बाई बाईबैक प्राइस 10। प्रेजेंट इक्विटी मतलब ये वाला पोर्शन 30 प्लस 13,000 दैट इज 43,000 माइनस 10x डिवाइड बाई 10, ये x है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 10x, उधर से आएगा तो 10x इक्वल्स टू 43,000। तो x इक्वल्स टू 43,000 डिवाइडेड बाई 20, 43,000 डिवाइड बाई 20। देख लेते भाई, यही आ रहा है ना? ओ ये तो माइनस करना भूल गया, प्रेजेंट इक्विटी के बाद इक्विटी टू बी मेंटेन माइनस करना भूल गया मैं, सॉरी। इक्विटी टू बी मेंटेन होता है डेट बाई 2। डेट अपना कितना था? 40 प्लस 22, 62 डेट है। डेट में आएगा ना 40,000 और 22,000, तो कितना होगा? 40 और 22 62। तो इसके हिसाब से अगर सॉल्व करूं मैं, प्रेजेंट इक्विटी मेरा है तुम बोला 30 प्लस ये 43, इक्विटी टू बी मेंटेन्ड ही तो 62 है, तो ये तो सॉल्व हो ही नहीं पाएगा, डाइल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है, तो ये 0 होना चाहिए।
तीनों में से लीस्ट लेना चाहिए, 750, 1075 नील, तो नील बाईबैक होना चाहिए। किंतु ये लोग का क्वेश्चन फ्रेमिंग में गलती है। देखो ये लोग ऑप्शन क्या क्या दिया है, ऑप्शन में 800, 1075, 500 एंड 400 कोई दिया ही नहीं है, तो टेक्निकली गलत है। तो जो आंसर मैच कर रहा है 1075 हम उसी को टिक मार्क लगा दे रहे हैं, पर टेक्निकली ये क्वेश्चन रॉन्ग दिया है। इनका एक ऑप्शन नील होना चाहिए था, सही आंसर नील आना चाहिए। समझ रहे हैं ना? चलो ठीक है, नेक्स्ट। अब कभी कभी, अब तुम बच्चा तुम अकेला कर रहा होगा, तुम तो माथा खराब कर लेगा अगर हम तुमको नहीं बताएंगे गलत है तो। द नोटिस ऑफ द मीटिंग एट विच द स्पेशल रेजोल्यूशन इज प्रपोज्ड टू बी पास्ड relating to buyback of share shall be accompanied by explanatory statement stating, क्या क्या स्टेट किया हुआ होना चाहिए? फुल एंड कंप्लीट डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट्स, यस। फिर लॉ का पॉइंट दे दिया था, सारा मटेरियल फैक्ट्स बताना पड़ेगा। बायबैक का जो तुम स्टेटमेंट बनाओगे उसके अंदर सब कुछ लिख के बताना पड़ेगा। नेक्स्ट, मैक्सिमम अवेलेबल फॉर बोनस शेयर। बोनस शेयर के लिए क्या यूज कर सकते हैं? तो ना बोनस शेयर इश्यू करने के लिए सिक्योरिटी, सबसे पहले सीआरआर, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम, फिर रिजर्व, तीन चीज यूज होता है। द बैलेंस अपेयरिंग इन द बुक्स एट द ईयर एंड वेयर, सीआरआर यूज कर सकते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज कर सकते हैं, रिवॉल्यूशन रिजर्व नहीं चलेगा। पीएल यूज कर सकते हैं, किंतु पीएल का ही तो डेबिट बैलेंस है, मतलब लॉस है, तो ये यूज नहीं कर सकते हैं। तो कितना यूज कर सकते हैं? 50 + 5 दैट इज 55,000 यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन होगा 55,000, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, 55,000। नेक्स्ट 20 dash is the amount of share capital that a company is permitted to issue. That is the amount of share capital that a company is permitted to issue. कंपनी ज्यादा से ज्यादा कितना इशू कर सकता है? ऑथराइज कैपिटल के जितना, तो आंसर है ऑथराइज कैपिटल, ऑप्शन नंबर 2। ज्यादा से ज्यादा कितना इशू कर सकता है? नेक्स्ट 21, व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड द शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड विद, अरे वो एंट्री होता है ना फॉरफिचर का, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, टू कॉल्स इन ईयर, टू फॉरफिटेड शेयर। कैपिटल में कौन सा वैल्यू जाता है? कॉल्ड अप वैल्यू, कॉल्ड अप, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, कॉल्ड अप वैल्यू, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, कॉल्ड अप वैल्यू। नेक्स्ट, फॉरफीचर ऑफ शेयर रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ, शेयर फॉरफिट करोगे तुम्हारा कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा। रिडक्शन ऑफ क्या? कैपिटल, कौन सा कैपिटल? पेड अप कैपिटल कम हो जाएगा, जो बैलेंस शीट में दिखाता है पेड अप, पेड अप, पेड अप कम हो जाएगा। तो ऑथराइज, रिजर्व, पेड अप, फिक्स्ड एसेट है, फिक्स एसेट, पेड अप कैपिटल। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, रुकना नहीं है, फटाफट करना है, खत्म करना है ना जल्दी। अच्छा, शेयर्स आर फॉरफिटेड, ये तो हो गया था। हाँ, शेयर्स कैन बी फॉरफिटेड। शेयर कब फॉरफिट होता है? जब शेयर होल्डर अपना कॉल मनी नहीं देता था, फॉरफिट होता है। फेलियर टू पे कॉल मनी, ऐसा कोई ऑप्शन है? फॉर फेलियर टू अटेंड मीटिंग, बट फेलियर टू रिपे द लोन, हाँ, नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, यस, ऑप्शन नंबर 3 ना, ये ऑप्शन नंबर 3 होगा। कॉल मनी नहीं देगा तो फॉरफिट हो जाएगा, कॉल मनी नहीं देगा तो फॉरफिट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 1 लाख आर रिडीम एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। रिडीम हो रहा है 5% प्रीमियम के, तो लीगल कंप्लायंस तो 1 लाख का करना है। विच द फ्रेश इशू 40,000 इज इशूड एट पार। 1 लाख में से 40,000 फ्रेश इशू, 60 का सीआरआर बनाना पड़ेगा। व्हाट अमाउंट शुड बी ट्रांसफर टू सीआरआर? तो 60,000। कौन सा ऑप्शन है? 40, 1 लाख 5, 65 नहीं 60, ऑप्शन नंबर डी सही है, 60,000। ठीक है, नेक्स्ट, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी शैल बी इन द फॉर्म प्रोवाइडेड इन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी का किसके हिसाब से बनता है? शेड्यूल 3 के हिसाब से बनता है। शेड्यूल 3 का पार्ट ए में बैलेंस शीट है, पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में क्या होता है? पीएल का फॉर्मेट है। हाँ, तो शेड्यूल 3 होना चाहिए ऑप्शन। शेड्यूल 4 नहीं, शेड्यूल 3 यस, शेड्यूल 5 भी नहीं होगा, शेड्यूल 6 भी नहीं होगा। वो पुराना कंपनीज एक्ट में शेड्यूल 6 था, यहां शेड्यूल 3 है। फिर बोलता पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 13 गिव्स। पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 में क्या है? बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, वेरी गुड। फॉर्मेट ऑफ पीएल ये पार्ट 2 में। जनरल इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पीएल नहीं। फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट यस, ये फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट नहीं, बैलेंस शीट। यहां तक ठीक है?
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 बोलता है वेयर द कंपनी कवर्ड अंडर सेक्शन 135, और सेक्शन 135 कंपनी है, ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 विच ऑफ द फॉलोइंग शैल बी डिस्क्लोज विथ रिगार्ड टू CSR एक्टिविटी। क्या क्या डिस्क्लोजर चाहिए, ऑडिट का क्वेश्चन है। चलो बता देता हूं ये वाला। अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड, बोलना पड़ेगा CSR एक्टिविटी में कितना खर्चा किया है। शॉर्टफॉल एट द एंड ऑफ द ईयर, ये भी बताना पड़ेगा। शॉर्टफॉल एट द एंड, एक ही ऑप्शन दो बार लिखा है, हाँ तो ये भी सही है। फिर बोलता ऑल ऑफ दीज, हाँ तो ऑल ऑफ दीज लगा दो, ऑल ऑफ दीज सही ऑप्शन है। अब एक ही ऑप्शन दो बार लिख दिया, मैं क्या करूं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट अ क्राइटेरिया टू क्लासिफाई अ लाइबिलिटी एज करेंट लाइबिलिटी। कौन सा क्राइटेरिया नहीं है, कौन सा क्राइटेरिया नहीं है, पढ़ रहे हैं। इट इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल इन कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, ये करंट आइटम होता है। इट इज हेल्ड प्राइमरीली नॉट फॉर द पर्पस ऑफ बिंग ट्रेडेड, नहीं ये ट्रेडिंग का पर्पस के लिए नहीं होना चाहिए। इट इज ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, नहीं 12 मंथ्स आफ्टर रिपोर्टिंग तो नॉन करेंट हो जाएगा, तो नॉट पूछा था तो ये होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3। आगे पढ़ के भी क्या करेंगे, मिल गया था ऑप्शन, समझ में आ रहा है। अच्छा, व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर बाय एंटिटीज। जनरली एंटिटी लोग क्या क्या बनाता है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और इनकम स्टेटमेंट, हाँ PL बनाता है, करेक्ट है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेट ऑफ अफेयर्स और बैलेंस शीट, हाँ बनता है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन बनता है। स्टेटमेंट ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर ए ही सही है। अब देखो ना, इसके अंदर पहला बोलता है ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है, ठीक है ना। या फंड फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट नहीं है, कैश फ्लो स्टेटमेंट पार्ट है। और यहां पर क्या दिया था, कैश बुक, कैश बुक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है, वो डे बुक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। यहां तक ठीक है। अब 30 देख रहे हैं, ये फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर का ही है। इफ द टर्नओवर ऑफ द कंपनी इज लेस देन 100 करोड़, 100 करोड़ से कम है, द फिगर्स अपीयरिंग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट। तो आप 1000 में कर सकते हो, 10,000 में कर सकते हो, लाख में कर सकते हो, मिलियन में कर सकते हो, बस यही तो ऑप्शन है। नियरेस्ट 100 ना, नियरेस्ट 100 and 1000, nearest 100,000 lakh million thereof to the nearest 100,000 lakh million और डेसिमल thereof। ऑप्शन नंबर डी सही लग रहा है मेरे को, ऑप्शन नंबर डी। चलो अगला में देखते हैं 31, अंडर विच हेडिंग डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी अपीयर इन बैलेंस शीट। नॉन करेंट लाइबिलिटी हेड में आता है, करेंट लाइबिलिटी नहीं, नॉन करेंट लाइबिलिटी, नॉन करेंट लाइबिलिटी में आता है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। पहले लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आता है, फिर डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी आता है, याद है। हाँ, नेक्स्ट, एन एसेट शैल बी क्लासिफाइड एज करेंट। एसेट करेंट कब होगा, ठीक है। इट इज हेल्ड प्राइमरली फॉर द पर्पस ऑफ बिंग ट्रेडेड, यस करेंट है। इट इज नॉट पॉसिबल टू क्लासिफाई सच एसेट नॉन करेंट, नहीं ये कोई बात नहीं है। इट और द एसेट नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल कैनॉट बी डिफाइंड, कैन बी डिफाइंड होना चाहिए। ऑल ऑफ द अबव नहीं, तो मुझे लग रहा है ऑप्शन नंबर 1 सही लग रहा है। ऑल ऑफ द अबव देने का मतलब थोड़ी ना सारा ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ना लाइक, ठीक है ना। 32 का पहले ही लग रहा है, यहां तक ठीक है। आगे बढ़ते हैं। A liability shall be classified as current when it satisfies any of the following criteria. A liability shall be classified as current when it satisfies any of the following criteria. अच्छा, कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल करने से? It is expected to be settled in company's normal cycle. Yes. It is due to be settled within 12 months after the reporting date. क्या लग रहा है? A liability shall be classified current when it satisfies any of the following criteria. It is due to be settled within 12 months after reporting date. हाँ, रिपोर्टिंग डेट बोला है, सॉरी रिपोर्टिंग डेट से अगले 12 महीने के अंदर, हाँ ट्रू। द कंपनी डज नॉट हैव एन
अनकंडीशनल राइट टू डिफर सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। हाँ, मतलब 12 महीने के अंदर अंदर पेमेंट करना पड़ेगा। यस, तो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन मुझे सही लग रहा है, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अपीयर अंडर द हेडिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस इन बैलेंस शीट। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आएगा? शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, हाँ ये आता है, ईसॉप का है शेयर आउटस्टैंडिंग। शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट नहीं, लॉन्ग टर्म प्रोविजन नहीं आता है, शेयर एप्लीकेशन मनी ड्यू फॉर रिफंड नहीं। तो मेरे को लगता है ऑप्शन नंबर 1 ही सही है, ईसॉप्स का पार्ट है ये। चलो ठीक है, पूछ लिया, ये पूछ लिया, ये देख लेना, मेरे को लगता है ये आ जाएगा एग्जाम में। इन द बैलेंस शीट बैंक ओवरड्राफ्ट विल बी शोन एज लाइबिलिटी अंडर द हेडिंग। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में दिखा दो, क्या दिक्कत है? ये लो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स ऑप्शन। अच्छा, इन बैलेंस शीट कॉल्स इन अरियल विल बी शोन, पेड अप कैपिटल से लेस करके दिखाओ। लाइबिलिटी साइड, एसेट साइड, एसेट और लाइबिलिटी, नन ऑफ दिस। तो लाइबिलिटी साइड में आएगा, पेड अप कैपिटल से लेस। कैपिटल कहां दिखाते हैं भाई? लाइबिलिटी साइड में। अच्छा, बोल रहा है फ्यूचरा हैड द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस इन बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च। सिक्योरिटीज प्रीमियम 80, हाँ तो रिजर्व का पार्ट है 80, कैलकुलेटर में लिख लिया मैंने 80। कैपिटल रिजर्व 60, ये भी रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है। जनरल रिजर्व 90, ये भी रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है। द कंपनी हैड एक्यूमुलेटेड लॉस 250 ऑन द सेम डेट, लॉस 250 दिखा रहा है। अच्छा, रिजर्व एंड सरप्लस कितना तुम दिखाओगे, तुमसे यही पूछ रहा है। तो नियम यह है, सारा रिजर्व जोड़ लेना, अगर कोई लॉस है तो रिजर्व से लेस करके दिखाया जाएगा। तो तुम ये सारा जोड़ लेगा और ये लॉस माइनस करेगा, तो आंसर आ रहा है -20। तो तुम रिजर्व एंड सरप्लस कितना शो करोगे? -20। लॉसेस अब अलग से बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता। -20 अगर कोई ऑप्शन है तो उसको टिक मार्क लगा। ठीक है, नेक्स्ट 38, इन द नोट्स टू अकाउंट्स अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी शैल बी क्लासिफाइड एज। कंटिंजेंट लाइबिलिटी क्या है, कौन सा क्या है? क्लेम्स अगेंस्ट कंपनी नॉट एक्नॉलेज एज डेट, ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी है। गारंटीज कंटिंजेंट लाइबिलिटी है। अदर मनी फॉर विच कंपनी इज कंटिंजेंट लाइबिलिटी, भी कंटिंजेंट लाइबिलिटी है। ऑल ऑफ दिस यस, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन होना चाहिए ऑल ऑफ दिस। क्लियर, नेक्स्ट। तुम लोग कर रहे हैं ना, सब समझ में आ रहा है? एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देना तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तुम लोग को। तो थोड़ा सा हम लोग को भी थोड़ा सा भरोसा होता है ना। ठीक है, और ये वीडियो हेल्पफुल है कि नहीं ये भी बताना। इस वीडियो को अपना सारा सीएमए का दोस्त लोग का शेयर करना पड़ेगा, नहीं तो पाप लगेगा तुमको, क्योंकि लास्ट मिनट किसी का भला हो जाएगा, बेचारा बच्चा पास हो जाएगा। लास्ट मिनट मैं भी मेहनत इसीलिए कर रहा हूं, नहीं तो मेरे को क्या फर्क पड़ता है बताओ। ठीक है, चलो आगे। इन केस ऑफ परचेज ऑफ एसेट अंडर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, इंस्टॉलमेंट ड्यू आफ्टर 12 मंथ्स फ्रॉम रिपोर्टिंग डेट आर शोन एज, ये तो लॉन्ग टर्म उसमें आ जाएगा। नॉन, हाँ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, नॉन करेंट लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म मतलब करेंट, करेंट एसेट, नॉन करेंट लाइबिलिटी, नॉन करेंट एसेट। अरे लाइबिलिटी है, लॉन्ग टर्म है, तो नॉन करेंट लाइबिलिटी में दिखाएगा। वही तो मैं बोल रहा हूं, नॉन करेंट। और जो 12 महीने के अंदर अंदर पेमेंट करना है वो करेंट लाइबिलिटी का पार्ट है। एज पर शेड्यूल 3, मतलब इस बार शेड्यूल 3 बैलेंस शीट पीएल से भर भर के क्वेश्चन बनाए हैं लोग, बढ़िया है। As per Schedule 3 of Companies Act 13, while preparing the financial statement, in case of finance company, interest received from borrower should be shown under. क्या बोला तुम, सुना नहीं? शेड्यूल 3 के हिसाब से बोल रहा है, while preparing financial statement, पीएल बैलेंस शीट बना रहे हैं। इन केस ऑफ फिनेंस कंपनी, ये फिनेंस कंपनी ध्यान रखना, तो इसके लिए जो इंटरेस्ट इनकम है वो अदर इनकम नहीं है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बोरोवर, इसका धंधा है भाई। इंटरेस्ट जो आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगा, कहां जाएगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अगर ये फाइनेंस कंपनी नहीं बोलता, मान लो फाइनेंस कंपनी नहीं बोलता, तब इसको तुम कहां शो करता? अदर इनकम। ये वाला जो हेड है ना, अदर इनकम, वहां शो करते थे, क्योंकि ये ब्लफ कहां किया? फाइनेंस कंपनी बोल के। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना इस बात का। इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड एट लोअर ऑफ डैश और नेट सेल्स वैल्यू। कॉस्ट और एनआरवी, कॉस्ट है, कॉस्ट, फेयर वैल्यू, हिस्टोरिकल कॉस्ट, ये लो
ये तुम्हारा वो इंडेस 2 का क्वेश्चन है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, इंडेस बोलना चाहिए तुम्हारा, तो इसमें इंडेस है ना। अच्छा, द अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस नॉट येट एडजस्टेड टिल बैलेंस शीट डेट इज शोन अंडर डैश अंडर द हेड करेंट लाइबिलिटीज। हाँ, करेंट लाइबिलिटीज में कहां दिखाओगे? एडवांसेस में दिखा देना, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में नहीं, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में तो नहीं दिखाते, ये तुम्हारा अदर करेंट लाइबिलिटी हेड में दिखाते हैं। सॉरी, मैं गलत बोल दिया, मेरा मिस्टेक है, मैं हाथ जोड़ता हूं। ये कॉल्स इन एडवांस है ना, तो कॉल्स इन एडवांस टाइम से पहले पैसा मिल गया तो लाइबिलिटी है। ये करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी में कहां जाएगा? अदर करंट लाइबिलिटी, इसका कोई हेड तो होता नहीं है, तो अदर करंट लाइबिलिटी। अदर करंट लाइबिलिटी इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, पेबल नहीं, अदर करंट लाइबिलिटी। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट, proposed dividend is treated as a dash and is shown as a deduction in reserve and surplus. Proposed dividend is treated as a dash and is shown as a deduction in reserve and surplus. देखिए क्वेश्चन ना पुराना छापा है कहीं से, क्योंकि अगर तुम लोगों को ठीक से पढ़ा है तो जो प्रपोज डिविडेंड है आज के दिन में बुक्स में रिकॉर्ड होता ही नहीं है, बिकॉज प्रपोज डिविडेंड इज नॉट अ लाइबिलिटी, वो लाइबिलिटी है ही नहीं। अगर लाइबिलिटी है ही नहीं तो इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाया ही नहीं जाता। तो ये लोग बोलता है भैया क्या है, तो इसको बोल सकते हो कंटिंजेंट लाइबिलिटी, देना पड़ भी सकता है नहीं भी पड़ सकता है, तो काइंड ऑफ कंटिंजेंट लाइबिलिटी बोल सकते हो। करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी, नन ऑफ दिस नहीं, तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी बोलो, क्योंकि अभी लाइबिलिटी बनानी, देना पड़ भी सकता है नहीं भी पड़ सकता है। डिपेंड करता है कि एजीएम में शेयर होल्डर अप्रूव करेगा कि नहीं करेगा। अप्रूव करेगा तो दे देंगे, नहीं करेगा तो नहीं देंगे। एक्चुअल लाइबिलिटी तो नहीं है, कंटिंजेंट बोल सकता है। यस। नेक्स्ट, कैश रिसीव फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ शेयर इज क्लासिफाइड एज, मतलब ओ शेयर बेच के जो पैसा है, कैश रिसीव फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ शेयर, मैं शेयर खरीद के रखा था उसको बेच दिया, शेयर खरीद के रखा था इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बेचा तो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो सेल ऑफ शेयर्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है, तो ये है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। द मेन डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड इज टू कैलकुलेट द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बाकी तो सब चेंज हो जाता है, सेम हो जाता है, सिर्फ ऑपरेटिंग में चेंज होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। कैश फ्लो में इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग में चेंज है और कहीं चेंज नहीं है, ये तो पता ही है सबको। अच्छा, व्हाट इज और आर ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट? कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है? मूवमेंट ऑफ कैश को चेक करना, कैश का इनफ्लो आउटफ्लो देख लेते हैं, और भी हो सकता है। टू डिटरमाइन एबिलिटी ऑफ एंटिटी टू जनरेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, हाँ। टू मीट द नीड्स ऑफ एंटिटी टू यूटिलाइज कैश फ्लो, हाँ। टू एसरटेन ग्रॉस इनफ्लो एंड आउटफ्लो कैश, हाँ। ऑल ऑफ दिस, हाँ, ऑल ऑफ दिस, सारा ही सही लग रहा है। कैश फ्लो बनाने से सारा बेनिफिट मिलता है, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, व्हेन कंपनी परचेज इट्स ओन शेयर इट रिकॉर्ड्स अ, खुद का अगर शेयर अगर परचेज कर रहा है, बाई बैक, रिडेम्पशन, आउटफ्लो होता है, और ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। ये कैश इनफ्लो, इनफ्लो नहीं आउटफ्लो होता है इसमें, आउटफ्लो यस, बाकी देख के क्या ही करेंगे, पैसा जाएगा, आउटफ्लो मिल गया ऑप्शन। अ कैश फ्लो स्टेटमेंट बिगिंस विद, कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट कहां से होता है? पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिर इन्वेस्टिंग, फिर फाइनेंसिंग, तो स्टार्ट होता है ऑपरेटिंग से। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी यस, ये ऑप्शन होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। समझ में आ रहा है? अच्छा, फिर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट कंसिडर्ड एज कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट याद है ना, जो 3 महीना के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिसको मार्केटेबल सिक्योरिटीज बोल सकता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी तुम बोल सकते हो, राइट, टेम्पररी इन्वेस्टमेंट्स, ये सब। और बोला नॉट अ कैश, कौन सा नहीं है? पहला में ऑप्शन ही नहीं दिया, दूसरा बोलता है शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स इन बैंक, बिल रिसीवेबल, कमर्शियल पेपर। कौन सा नॉट कंसिडर्ड एज कैश इक्विवेलेंट, कौन सा कैश इक्विवेलेंट नहीं है? तो ये बिल रिसीवेबल होना चाहिए। अभी पहला ऑप्शन दिया ही नहीं है, मैं क्या करूं? तो बिल रिसीवेबल अपना कैश इक्विवेलेंट नहीं होता है, वो तो करंट एसेट का पार्ट है मुन्ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एग्जांपल ऑफ नॉन कैश एक्सपेंस? नॉन कैश, डेप्रिसिएशन पहला ही मिल गया, वेजेस तो कैश एक्सपेंस होता है, तो आगे पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। समझ रहे हैं ना?
अच्छा, इफ नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट 90 है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एंड डेटर्स हैव डिक्रीज बाय 20,000 ड्यूरिंग द ईयर, तो कैश फ्रॉम ऑपरेशन कितना हो जाएगा तुमको बोल रहा है। सुना, डेटर मतलब हो गया करंट एसेट। करंट एसेट अगर डिक्रीज होता है तो कैश का इनफ्लो का कैश बढ़ेगा, तो 20,000 ऐड हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ, तो 90 के साथ 20 ऐड हो जाएगा। ये भाई तुम लोग को याद है ना कि करंट एसेट अगर इंक्रीज होता है तो कैश का आउटफ्लो होता है, करंट एसेट अगर डिक्रीज होता है तो कैश का इनफ्लो। ये तो डिक्रीज हुआ है ना, इनफ्लो ऐड हो जाएगा, तो 90 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 1,10,000। ऐसा ऑप्शन है, हाँ, ऑप्शन नंबर 2 1,10,000। नेक्स्ट, इंक्रीज ऑफ बिल रिसीवेबल बाय 30,000 रिजल्ट्स इन। ए बिल रिसीवेबल, ये तो करंट एसेट है, इंक्रीज होगा तो आउटफ्लो हो जाएगा, माइनस करना पड़ेगा 30,000, आउटफ्लो आउटफ्लो। डिक्रीज इन कैश, ये तो पहले ही आ गया आउटफ्लो, डिक्रीज इन कैश, 30,000 से डिक्रीज कर देना। अच्छा, मार्केटेबल सिक्योरिटीज आर ट्रीटेड एज डैश इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश इक्विवेलेंट, अभी तो बात कर रहे थे कैश इक्विवेलेंट होता है, कैश इक्विवेलेंट नहीं, ये कैश इक्विवेलेंट है। कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस को कैश ट्रीट किया जाता है और ये कैश इक्विवेलेंट है, और इसका अलग अलग नाम होता है। मैंने बोला था ना, इसको कभी कभी मार्केटेबल सिक्योरिटीज, कभी कभी टेम्पररी इन्वेस्टमेंट, कभी कभी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नाम से देता है एग्जाम में। ठीक है, मेरे साथ अगर कैश फ्लो किया तो ये सब चीज पता होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये तो हो गया। एन एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी इज पेमेंट ऑफ डिविडेंड, हाँ फाइनेंसिंग है। रिसिप्ट ऑफ डिविडेंड नहीं, ये इन्वेस्टिंग होता है। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, ऑपरेटिंग है। परचेज ऑफ फिक्स एसेट, इन्वेस्टिंग है। तो कौन सा फाइनेंसिंग है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ये सारा क्वेश्चन कैश फ्लो से पूछ रहा है अभी। चलो बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ कैश, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ कैश। कैश का सोर्स कौन सा मिलना, कहां से कैश आएगा। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, अच्छा। कैश विदड्रॉन फ्रॉम बैंक, अच्छा। सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 20 फॉर 15। मेरे पास कैश था, मैंने बैंक में जमा किया, कोई नया कैश तो नहीं आया। बैंक से कैश निकाला, कोई नया कैश नहीं आया। ये तो माल बेच के पैसा, ये तो कैश आया। डेप्रिसिएशन चार्ज, डेप्रिसिएशन नॉन कैश ही है। तो ऑप्शन नंबर 3 बोला कौन सा सोर्स ऑफ कैश है, कैश कहां से आएगा, ऑप्शन नंबर 3। जब माल बेचेंगे तो पैसा आएगा। अच्छा, बोलता है नेक्स्ट है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स इज एन एक्सपेंस रिलेटिंग टू। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लोन लिया था, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, उस पर इंटरेस्ट पे किया, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग नहीं, ऑपरेटिंग नहीं, फाइनेंसिंग यस, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। ऑल ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, फिर बोलता है अ कंपनी रिसीव डिविडेंड ऑफ ₹1,00,000 ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट इन अदर कंपनी शेयर। ठीक है, तो अगर नॉर्मल कंपनी को कोई इंटरेस्ट का इनकम आता है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, क्योंकि अगर फाइनेंसिंग कंपनी कोई है, फाइनेंस रिलेटेड कंपनी है, तो उसके लिए ऑपरेटिंग है। इन केस ऑफ फाइनेंस कंपनी इट विल बी क्लासिफाइड, ओ फाइनेंस कंपनी बोल दिया, तो फाइनेंस के लिए तो धंधा है, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग नहीं होगा, ऑपरेटिंग यस। तो ये होना चाहिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, फाइनेंसिंग होगा नहीं, नन तो हो नहीं सकता। नेक्स्ट, एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर इज क्लासिफाइड एट, कस्टमर से पैसा मिला है ना, बस ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। कस्टमर डेटा से रिलेटेड है, ऑपरेटिंग। इन्वेस्टिंग ऑपरेटिंग, मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर 2 ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट, इस तरह का तो अपने लोग भर भर के किए थे, याद करो। अच्छा, M acquired assets of the company through issue of share is classified as, एसेट खरीदने शेयर दिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट में आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं, क्योंकि इसमें ना कैश आ रहा है ना जा रहा है। एसेट आया, उसके बाद शेयर चला गया, नो मूवमेंट ऑफ कैश, कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आता ये आइटम। बोलता कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग नहीं, ऑपरेटिंग नहीं, फाइनेंसिंग नहीं, नन ऑफ दिस यस, तो ये होगा नन ऑफ दिस। नेक्स्ट, ये सब ये तो तुम भी कर ले रहा होगा मेरे ख्याल से, मेरे से पहले ही कर रहा होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे बढ़े, चलो। ए लिमिटेड पेड एडवांस टैक्स अमाउंटिंग 365 का एडवांस टैक्स दिया है, आउट ऑफ विच 15,000 इज रिलेटिंग टू शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज।
सुना, ये जो 15,000 है ना, जो कैपिटल गेन टैक्स है, ये तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, कि तो बाकी का जो एडवांस टैक्स है वो तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। हाउ विल ए लिमिटेड रिपोर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इन इस कैश फ्लो? सिर्फ एडवांस टैक्स का बात कर रहा है, मतलब कैपिटल गेन टैक्स का बात नहीं कर रहा है, सिर्फ एडवांस टैक्स कहां जाएगा? तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, वो टैक्स पेड का पार्ट है। कितना सारा सम किया याद करो, उसमें मैं ये सब कराया हूं, पूरा डिटेल में समझाया हूं ये सब। अच्छा 60 हो गया, 61, इसलिए बोलता हूं कॉन्सेप्चुअली समझना है। तुम लोग एडलेस एडलेस करना चाह रहा था, मैं पूरा लॉजिक कर रहा था, याद है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 550 नेगेटिव है, ब्रैकेट मतलब नेगेटिव है। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग 1250 नेगेटिव। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग 1750। डिटरमाइन चेंजेस होगा, चेंजेड क्या होता है? डी नहीं होगा, ये डी नहीं आएगा। चेंजेस इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नेट कर लो ना यार। अरे नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो ये होगा तुम्हारा 1750 में से 1250 माइनस होगा और 550 माइनस होगा, -50 आंसर होना चाहिए, -50। डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बाई 50 लाख, तो मिल तो गया -50। डिक्रीज मतलब ही तो माइनस। आगे देख के क्या करोगे? पढ़ना पढ़ लो, ऑप्शन तुम्हारे पास बहुत टाइम है, कर लो। नेक्स्ट, द मेथड ऑफ फॉर प्रेजेंटिंग नेट कैश प्रोवाइडेड बाई ऑपरेटिंग एक्टिविटी। The method for presenting net cash provided by operating activity that starts with net income and adjusted for item that affect the period affected reported net income but does not affect cash is called. तुम समझा? घुमा के बोल रहा है, क्या बोल रहा है? द मेथड, मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट का वो कौन सा मेथड है जिसमें फॉर प्रेजेंटिंग नेट कैश प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटी तुम निकालता कैसे? दैट स्टार्ट विथ नेट इनकम, नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करते हो और बाकी आइटम एडजस्ट करते हो। नेट प्रॉफिट से डायरेक्ट मेथड में स्टार्ट करते हो कि इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट, तो वही पूछ रहा है कौन सा मेथड है, तो इनडायरेक्ट मेथड है भाई, बस। डायरेक्ट मेथड नहीं, वर्किंग कैपिटल मेथड, ये कौन सा मेथड है? इनडायरेक्ट मेथड, यस, ये ऑप्शन होगा इनडायरेक्ट मेथड। ऐसे घुमा घुमा के पूछता है ना, कभी कभी घबरा जाते हैं हम भी। बोल रहा है एक्स लिमिटेड परचेज मशीनरी 10 लाख, मशीनरी फिक्स एसेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। इशूइंग अ चेक 250, मतलब कैश का आउटफ्लो है 250 एंड 10% डिबेंचर 750। तो ना 10 लाख में से जो 750 उसके बदले तो डिबेंचर इशू है, वो कैश फ्लो में आएगा नहीं, किंतु जो 250 जिसके पास कैश है वो जाएगा। और वो कौन सा एक्टिविटी में जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 250 दिखाना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन है? आउटफ्लो अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 250, ये ऑप्शन है। तुमको समझा दिया, ऑप्शन तुम बैठ के पढ़ते रहो, तुमको ज्यादा पढ़ना है तो। अच्छा अगला क्या बोल रहा है? 64 में पहुंच गया, करते करते पता ही नहीं चला 60 के ऊपर हो गया। चलो अच्छा जा रहा है, तुम लोग समझ कर रहे हैं ना? प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो हाँ भैया सब ठीक है। एक बार लाइक कर दो, अभी तक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो प्लीज, ठीक है? और इस वीडियो को सारे दोस्तों का शेयर करना, तो पाप लगे, मैं बता रहा हूं, लास्ट मिनट में किसी का भला होगा ना, दुआ लगेगा तुमको भी। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड बाई पी लिमिटेड ascertain द नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्टॉक। अच्छा स्टॉक का नेट रियलाइजेबल वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा। कॉस्ट प्राइस ऑफ सर्टेन स्टॉक अमाउंटेड टू 60, कॉस्ट प्राइस है। Being obsolete, it can be used for production purpose after incurring 10,000 for modification. Modification का खर्चा है 10,000, खर्चा करके यूज कर सकते हैं। The same could be used as raw material for an existing product. The purchase price of the same amounts to 40. तो क्या बोला है कि मेरे पास एक सामान है जिसका कॉस्ट प्राइस तो 60 था, उस पर अगर 10,000 और खर्चा करके यूज कर सकते हैं, किंतु उसी को बोल रहा है एज द रॉ मटेरियल यूज कर सकते हैं एक और प्रोडक्ट में, और परचेज, और जब नया प्रोडक्ट के लिए अगर हम परचेज करने जाएं तो वो 40,000 में खरीद सकते हैं। तो इसका मतलब इस प्रोडक्ट को बाजार से कितने में आज खरीद सकते हैं? 40 में। इन शॉर्ट अगर हमको बेचना है तो हम कितने में बेच सकते हैं? 40 में। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू इसको बेच के कितना मिल सकता है? 40। आंसर होना चाहिए 40,000। 40,000 ऑप्शन नंबर 2, बस इजी। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ बैंक बुक कीपिंग सिस्टम इज और आर।
बैंक जो बुक कीपिंग करता है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? बैंकिंग कंपनी से क्वेश्चन पूछ रहा, थ्योरेटिकल, वो भी नालायक। टू कीप अप टू डेट डिटेल लेजर, हाँ। टू बैलेंस ट्रायल बैलेंस एवरीडे, हाँ एवरीडे बनता ट्रायल बैलेंस हो क्या? टू कीप ऑल कंट्रोल अकाउंट्स इन अग्रीमेंट विद डिटेल लेजर, यस। ऑल ऑफ दिस, यस। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन होना चाहिए ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, which of the following is or are not subsidiary ledger of banking company? कौन सा बैंकिंग कंपनी का सब्सिडियरी लेजर नहीं है? क्या क्या घटिया घटिया क्वेश्चन, ये सब पूछेगा तो मजा आ जाएगा। डिमांड ड्राफ्ट, टेलीग्राफिक ट्रांसफर, मेल ट्रांसफर, इशूड ऑन ब्रांच एंड एजेंसीज है, ये होता है। डिमांड ड्राफ्ट, टेलीग्राफिक ट्रांसफर, मेल ट्रांसफर रिसीव फ्रॉम ब्रांचेस एंड एजेंसीज है। ये तो सेम ही कॉपी पेस्ट कर दिया नालायक लोग। लेटर ऑफ इंडेमनिटी और लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट तो होता है, नॉट पूछा था ना, कौन सा सब्सिडरी लेजर नहीं है, तो लेटर ऑफ इंडेमनिटी बोल के ऐसा कोई लेजर मैंने नहीं देखा, तो लेटर ऑफ इंडेमनिटी। एक्चुअली ये लेटर ऑफ इंडेमनिटी वो सब आता है इंश्योरेंस में, बैंक में कहां है। चलो नेक्स्ट, सम ऑफ द कॉमन पर्पस आर ऑफ अ बैंक स्टैटिस्टिकल बुक्स आर, स्टैटिस्टिकल बुक्स का पर्पस क्या है? टू रिकॉर्ड एवरेज बैलेंस इन लोन एंड एडवांसेस, हाँ। टू रिकॉर्ड डिपॉजिट्स, ठीक है ना, टू रिकॉर्ड डिपॉजिट्स रिसीव एंड अमाउंट पेड आउट ईच मंथ इन वेरियस डिपार्टमेंट, हाँ। टू रिकॉर्ड एवरेज बैलेंस ऑफ एसेट, ये कौन रिकॉर्ड करता है? बोथ 1 and 2, हाँ 1 and 2 सही है, 3 सही नहीं है, तो बोथ 1 and 2, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, डैश इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ बिल इनटू रेट ऑफ डिस्काउंट इनटू अनएक्सपायर्ड पीरियड, ये होता है रिबेट ऑन बिल, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, पहला ही ऑप्शन है रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड का सम भी आ सकता है एग्जाम में। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे आगे, अभी बहुत सारा बाकी है, अभी करना है। टोटल 2 घंटा लगेगा मेरे को लग रहा है सारा एमसीक्यू करने में, थोड़ा ज्यादा भी लग सकता है। द स्टेटस ऑफ सिक्योरिटीज एंड द वैल्यू ऑफ सच सिक्योरिटीज मस्ट बी मेंशन बाय एवरी बैंक इन शेड्यूल। सिक्योरिटीज मतलब इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का कौन सा शेड्यूल होता है? बोलो शेड्यूल नंबर कौन सा होता है? शेड्यूल नंबर इन्वेस्टमेंट का वही पूछा ना। द स्टेटस ऑफ सिक्योरिटीज एंड द वैल्यू ऑफ सच सिक्योरिटीज मस्ट बी मेंशन, कहां पर दिखाते हैं? ओ नहीं 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 नहीं, वो इन्वेस्टमेंट्स का बात नहीं कर रहा है, सिक्योरिटीज का स्टेटस। अरे वो एडवांसेस में दिखाते हैं ना कि इतना सिक्योर्ड है, इतना अनसिक्योर्ड है, उसका बोल रहा है। वो कहां दिखाते हैं? वो शेड्यूल नंबर 9। जो लोग मेरे साथ किया, मैं इसको हीरो बोलता हूं, तू मेरा हीरो, मैं ऐसे गाना गाया था, याद है? हीरो हीरो, वही हीरो का बात कर रहा है। तो ये 9 है, 9, 2 4 7 9, तो ये 9 होगा एडवांसेस का। ऐसे आता है, मैंने सीआरडीबीओ सीबीआई ने मिस्टर ए को बोला, याद है ना शॉर्टकट, CRDBO CBI ने मिस्टर ए को बोला ए, तो ये कितना नंबर हो गया? 9 एडवांसेस। चलो ठीक है, इसके बाद वाला क्वेश्चन तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, प्लीज करके जाना, आता है बहुत बार एग्जाम में। द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 रिप्लेस्ड विच ऑफ द फॉलोइंग अर्स्टवाइल एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन। मतलब अभी जो नया इलेक्ट्रिसिटी एक्ट अभी चल रहा है 2003, वो कौन से पुराने एक्ट को हटा के बना है? इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910, यस। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948, यस। द इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन एक्ट 1998, यस। तो ऑल ऑफ दिस हो जाना चाहिए, तो मेरे ख्याल से ये होता है ऑल ऑफ दिस। ये सब जो क्वेश्चन बनाया ना, ये तो ठीक है, और ये सब थ्योरेटिकल टाइप जो बनाया ना, फालतू है। इसके बाद वाला देखो क्या बोल रहा है, फालतू क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मेन फीचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट? इसका मेन फीचर क्या है? द एक्टिविटीज लाइक जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हैव बीन सेपरेटली आइडेंटिफाइड, यस, ये है। फिर बोलता है पावर जनरेशन हैज पार्शियली बीन डीलाइसेंस है। 20% of power supplied by supplier and distributed to consumer has to be generated using renewable and non-conventional resource energy, but metering of all electricity supply has been made optional
पागल है क्या? मीटर तो पूरा 100% का रखना पड़ेगा, चाहे फ्री में ही दे रहा हूं तुम किसी को बिजली। तो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। मैं बोलता हूँ फालतू क्वेश्चन है ये सब, क्या पूछने का मतलब है सर? चलो हमको क्या है, दे रहा इंस्टीट्यूट, करना पड़ेगा। द सेंट्रल कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर। सेंट्रल कमीशन में कौन कौन से मेंबर रहेंगे? चेयरमैन एंड 3 मेंबर। पढ़ाया था इलेक्ट्रिसिटी में। यस यस रहेंगे। द चेयरमैन ऑफ अथॉरिटी हु शॉल बी मेंबर ऑफ एक्स ऑफिशियो। यस यस। बोथ 1 and 2। यस यस। नन ऑफ देम। नो नो। तो बोथ 1 and 2 दोनों जन रहेंगे। चेयरमैन रहेगा, 3 तो मेंबर रहेगा, और चेयरमैन ऑफ आपका एक्स ऑफिशियो। राइट। नेक्स्ट, रेट ऑफ प्रोविजनिंग फॉर एडवांसेस डाउटफुल डेट मोर देन 1 year बट लेस देन 3 year। 25, 40, 100 था, तो 40 होना चाहिए। और अगर सिक्योर्ड है तो 40। यह एजम्पशन है कि ये लोग सिक्योर्ड है। ये लोग यहां पर सिक्योर्ड नहीं बोला था, क्योंकि अगर अनसिक्योर्ड होगा और डाउटफुल पीरियड में चला गया अगर वो, तब तो 100% बन सकता है ना। ठीक है, मैं समझ गया इसका भावना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। क्या प्रिंसिपल ऑफ उबर मैरी क्या था ना बोला, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, हाँ होता है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है। प्रिंसिपल ऑफ, यही बोल रहे थे, उबरी में ही फिदे। मेरे को प्रोनाउंसिएशन करने में तकलीफ होता है कभी कभी ये वाला। हाँ, उबर में ही फिदे। हाँ, ये सारा ही राइट लग रहा है। ऑल ऑफ द अबव, हाँ करेक्ट है। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछता है, ये ठीक से करके जाना। अच्छा, रेट ऑफ प्रोविजन ऑन एडवांस डाउटफुल फॉर मोर देन 3 years। मोर देन 3 years के लिए तो 100% है। 100%। ये रहा भाई, ये डाउटफुल का ये प्रोविजन वोविजन पढ़ के जाना, सम भी आता है, बैंकिंग में था भाई, याद नहीं है? अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैंडेटरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनी एज पर IRDAI। कौन सा मैंडेटरी नहीं है? रेवेन्यू बनाना पड़ता है भाई, मैंडेटरी है। PL बनाना पड़ता है, बैलेंस शीट बनाना पड़ता है, कैश फ्लो नहीं, ये मैंडेटरी नहीं है इन लोग के लिए। बनाना चाहे बना ले, नहीं तो मैंडेटरी नहीं है, एग्जेम्प्टेड है। अच्छा, बोलता फॉर मरीन इंश्योरेंस। ए मरीन इंश्योरेंस है, तुमको याद है ना वो URR, अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व, मरीन का 100% था, फायर और अदर लोग का क्या था 50%, याद है ना? ठीक है। प्रीमिया करेक्ट, प्रीमिया मतलब प्रीमियम। इंश्योर्ड अदर देन इंश्योरेंस कंपनी इन रेस्पेक्ट ऑफ पॉलिसीज इशूड 45 करोड़, तो डायरेक्ट है 45। अदर इंश्योरेंस कंपनी इन रेस्पेक्ट ऑफ रिस्क अंडरटेकन, और दूसरे इंश्योरेंस कंपनी से मिला है 17.5 का, ठीक है। प्रीमियम पेड और पेबल, अरे वो जो किसी और को दे देते हैं ना, हम लोग का लिमिट ऊपर होने से 16.75, ये तो माइनस होना चाहिए 16.75, तो प्रीमियम होता है 45.75 का। क्वेश्चन है कंप्यूट द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व। अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व प्रीमियम का बनता है 100%, 100% हो जाएगा 45.75। समझ गया? ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी 45.75। क्लियर? इंश्योरेंस से पूछ लिया, जनरल इंश्योरेंस से क्या किया जा सकता है? कुछ भी नहीं किया जा सकता। डैश इज द रिजर्व विच शुड बी क्रिएटेड बाय इंश्योरर towards losses which might arise due to entirely unexpected set of events and not for any specific known purpose। सडन कुछ भी हो जाए उसके वजह से, उसको वो लोग क्या नाम दिया था? कैटास्ट्रोफिक रिजर्व। अगर पढ़ा होगा ठीक से तो उसमें है कैटास्ट्रोफिक रिजर्व बनाने बोला जाता है उन लोग को। रेवेन्यू अकाउंट के नीचे बनता है, याद है ना? ओके, जनरल रिजर्व नहीं, कैटास्ट्रोफिक ये तो मिल गया। कैटास्ट्रोफिक रिजर्व यस, रेवेन्यू रिजर्व नहीं, सरप्लस नहीं, तो आंसर है कैटास्ट्रोफिक रिजर्व। याद कर लो अगर नहीं पता है तो। अच्छा, डेट ऑफ बिल है 15 जनवरी 23, पीरियड है 5 मंथ्स का, मतलब मैच्योरिटी 5 मंथ्स के बाद है। रेट ऑफ डिस्काउंट 8% है। कैलकुलेट रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड इफ अकाउंटिंग ईयर एंड्स ऑन 31 मार्च। तो पहले तो मैच्योरिटी डेट पता करो। अगर 15/1/23 है, 5 मंथ्स का है, तो ये 15/6/23, 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड किया तो 18/6/23। तो 31 मार्च से 18/6 कितना होता है? मार्च के बाद होता है अप्रैल। अप्रैल में 30 डेज, अप्रैल। मई में कितना दिन है? मई में 31, और जून में 18 डेज।
तो टोटल प्लस करेंगे तो 30 प्लस 31 प्लस 18, तो 79 डेज का इसके अंदर रिबेट है। बिल का अमाउंट कितना था रे? 79 डेज का। डेट ऑफ बिल है, पीरियड ऑफ बिल है 8%। ए भाई 79 डेज का मैं निकाल तो दूंगा, किंतु बिल का अमाउंट कहां दिया है? बस ये दे दिया है। पगला लोग बिल का अमाउंट ही नहीं दिया है। क्वेश्चन में मिसिंग है बिल का अमाउंट, ये नहीं दिया तो मैं कैसे निकालूं? होना क्या चाहिए आपको? बिल का अमाउंट लेना चाहिए इंटू 8% इंटू 79 डेज निकाले थे, 79/365 करने से आंसर आ जाना चाहिए। बट क्वेश्चन में मिस्टेक है मुन्ना, ये लोग बिल का अमाउंट दिया ही नहीं है। समझ रहा है? यहां तक कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आर एस फॉलोज। जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में क्या क्या इंफॉर्मेशन होता है? इकोनॉमिक रिसोर्सेज के बारे में रहता है, हाँ। क्लेम अगेंस्ट एंटिटी लाइबिलिटीज के बारे में रहता है, हाँ। चेंजेस इन इकोनॉमिक रिसोर्सेज, यस। ऑल ऑफ दिस, यस। तो ऑल ऑफ दिस होना चाहिए सारा। नेक्स्ट, which of the following does not encompass enhancing qualitative characteristics? Qualitative characteristics, कंपेरेबिलिटी होता है, वेरीफाइबिलिटी, यूनिफॉर्मिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी। तो ये होना चाहिए यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्म। अच्छा, फिर बोल रहा है डैश मेजर्स प्रोवाइड मॉनिटरी इंफॉर्मेशन about asset, liability and related income expense using information updated to reflect condition at measurement date. मॉनिटरी इंफॉर्मेशन पता चल जाता है हिस्टोरिकल कॉस्ट से, करंट वैल्यू, नोशनल वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। समझा? कौन सा मेजर, कॉस्ट को कैसे मेजर करें, इसे मॉनिटरी इंफॉर्मेशन मिलता है, एसेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, यूजिंग इंफॉर्मेशन अपडेटेड टू रिफ्लेक्ट कंडीशन ऑन मेजरमेंट डेट। कंडीशन ऑन मेजरमेंट डेट मींस बैलेंस शीट डेट का दिन वैल्यू पता करना है। वो कौन सा वैल्यू होता है? करंट वैल्यू, आज का वैल्यू, करंट वैल्यू। हिस्टोरिकल कॉस्ट तो पुराना है, आज का वैल्यू मांग रहा है। ये कीवर्ड मेजरमेंट डेट, मेजरमेंट डेट मतलब सीधा बात है बैलेंस शीट डेट। बैलेंस शीट डेट के दिन का वैल्यू, आज का वैल्यू चाहिए तो करंट वैल्यू पता करो। नेक्स्ट, अ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्राइजेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है? बैलेंस शीट एज एट द एंड ऑफ द पीरियड आता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आता है, बोथ 1 and 2 हो सकता है, स्टेटमेंट ऑफ फंड फ्लो नहीं, कैश फ्लो था, फंड फ्लो नहीं होता है, तो 1 and 2 होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहे हैं फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड बाय पी एसर्टेन द नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ये वही वाला क्वेश्चन लग रहा है, अभी ऊपर पढ़े थे। कॉस्ट प्राइस ऑफ सर्टेन स्टॉक अमाउंटिंग 60 बीइंग ऑब्सोलीट स्टॉक है, इट कैन बी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन पर्पस आफ्टर इनकरिंग 10,000 फॉर मॉडिफिकेशन। 10,000 और खर्चा करना पड़ेगा। द सेम कुड बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, द परचेज प्राइस ऑफ द सेम अमाउंट्स टू 40। अभी तो कराया था यार, क्या एक्सप्लेन करूंगा, इसका आंसर 40 होना चाहिए, नेट रियलाइजेबल वैल्यू 40 हो जाना चाहिए। ठीक है ना? आगे चले। Z85 कर रहा हूं। Z कंपनी लिमिटेड परचेज गुड्स एट ए कॉस्ट ऑफ 40 लाख इन अक्टूबर, 40 लाख में खरीदा। टिल मार्च 22 75% ऑफ स्टॉक सोल्ड। 75 सोल्ड हो गया तो अनसोल्ड कितना बचा है? 25%। तो 40 का 25% माल बचेगा, मतलब 10 लाख कॉस्ट का माल बचा हुआ मेरे पास, 10 लाख कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट। द कंपनी वांट्स टू डिस्क्लोज क्लोजिंग स्टॉक एट 10 लाख, वो कॉस्ट प्राइस है, किंतु डिस्क्लोज होता है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। द एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू इज 11 लाख एंड कमीशन 10% ऑन सेल, तो सेलिंग एक्सपेंस माइनस करना चाहिए एनआरवी निकालने के लिए, पेबल टू द एजेंट। तो भैया मेरा नेट रियलाइजेबल वैल्यू 9.9 लाख है, तो कॉस्ट एट 10 और एनआरवी 9.9 है, विच एवर इज लोअर। 9.9 में क्लोजिंग स्टॉक को दिखाना चाहिए, तो आंसर है 9.9 लाख, 9,90,000। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2, 9,90,000। कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। हो गया, ठीक है जी।
अगला क्वेश्चन देखें, ये तो हो गया भाई, इसको हटाओ। ओ इंडेस 19 का क्वेश्चन पूछ रहा है। इंडेस 19, मिस्टर एक्स इज एन एम्प्लॉय ऑफ एबीसी, ठीक है, हिज एनुअल सैलरी 50 लाख, साल भर का। द कंपनी अलाउज 300 वर्किंग डेज पॉलिसी। सुना, एक साल में अगर 15 लाख सैलरी है, 300 दिन काम करेगा तो एक दिन का सैलरी कितना है, डिवाइड बाई 300, वन डे का सैलरी। आगे बोलता है एज पर द पॉलिसी ऑफ द कंपनी मिस्टर एक्स इज एंटाइटल्ड टू लीव 10 डेज फॉर 20 to 23। तो 20 to 23 उसको 10 दिन का लीव अलाउड हुआ है, अलाउड। ही हाउएवर यूटिलाइज 8 डेज लीव, 8 दिन अवेल भी कर लिया, अवेल कर लिया तो छोड़ दो, तो अनअवेल्ड कितना है 2। इसी का कहानी है सब कुछ। द अनयूटिलाइज्ड लीव्स आर नॉट अलाउड टू बी कैरी फॉरवर्ड बट आर टू बी सेटल्ड बाय वे ऑफ पेमेंट। अच्छा, कैश पेमेंट करने को बोल रहा है सेम डे, तो 2 दिन का पेमेंट कर दो इसको, और क्या, एक दिन का इतना है तो 2 दिन का पेमेंट करना पड़ेगा। कंप्यूट द अमाउंट टू बी पेड फॉर अनयूटिलाइज्ड लीव्स, तो बस इसी को निकाल लो, कितना आ रहा है 10,000। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी 10,000, ऑप्शन नंबर 2 10,000। इजी क्वेश्चन था, इसको आप डिफिकल्ट नहीं बोल सकते। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलो 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 आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है 1422 बी लिमिटेड है 3600 ऑर्डिनरी शेयर आउटस्टैंडिंग। तो भैया मैं यहां पर लिख रहा हूं 1422 से पता नहीं 3600 शेयर था। ऑन 31/3 इट इशू 1200, और यहां से लेके 31/8 तक, तो 31/8 के बाद होगा 19 से लेके 1200 शेयर और इशू हो गया, मतलब ये 4800 शेयर बन जाएगा। ऑन 31/1 इट बॉट बैक, तो 31/1 तक, तो 1 फरवरी से लेके बॉट बैक कितना हो गया 600 कम हो जाएगा तो 4200 शेयर हो जाएगा। ईयर के एंड तक तो 31/3, कितना महीना पहला वाला 4 5 6 7 8 5 मंथ्स, तो 5/12 ये होगा 9 10 11 12 1 5 मंथ्स, और ये होगा 2 मंथ्स 2/12। वेटेड एवरेज मांगा था ना, मैं देख लिया था, यहां पर देखो कैलकुलेट वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर मांगा है, तो ये हो जाएगा 3600 इंटू 5/12 1500। नेक्स्ट वाला है 4800 इंटू 5/12 दैट इज 2000, और ये आ रहा है 4200 इंटू 2/12 दैट इज 700। टोटल प्लस कर लो 700 2000 और 1500 4200। वेटेड एवरेज होगा 4200, ऐसा कोई ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन है 4200। हो गया। नेक्स्ट, सी लिमिटेड है 10 लाख ऑर्डिनरी शेयर आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1/4/22, ईयर के बिगिनिंग में, मतलब पिछले साल का क्लोजिंग। ऑन 1/1/23 अगले साल, अच्छा मतलब पिछले साल का ही था, सॉरी पिछले साल मेरे पास 10 लाख शेयर था। इस साल के स्टार्टिंग में 2 ऑर्डिनरी शेयर्स बोनस फॉर ईच शेयर आउटस्टैंडिंग ऑन 31/12/22। 31/12/22 का जितना भी शेयर था उन लोगों को मिलेगा 2 शेयर फॉर एवरी शेयर। तो 10 लाख शेयर था तो 2 शेयर और मिलेगा, मतलब 20 लाख बोनस शेयर इशू हो जाएगा। प्रॉफिट लास्ट ईयर था 9 लाख और करंट ईयर का है 30 लाख। कैलकुलेट एडजस्टेड ईपीएस फॉर 21/22, रीएडजस्ट करके। तो सुनो ना, पिछले साल तो मेरे पास 9 लाख रुपए का प्रॉफिट था, पिछले साल का शेयर तो 10 लाख था, प्लस 20 लाख बोनस रीस्टेट करने के लिए कर देंगे, तो ये आंसर आएगा 0.3। तो रीस्टेटेड ईपीएस है 0.3। ठीक है। नेक्स्ट, an entity has an obligation to restore an asset for the damage in past। अच्छा, कुछ रेस्टोर करने का खर्चा करना है, और ये कब करना है, इसमें मिस्टेक था, ये 11/20/20 को था, 14/20/20 को, ये डेट मिसिंग था, आप लिख लेना। It has 20 lakh cash to pay on 31/3/22। 2021, 21/22 2 साल बाद 20 लाख रुपया देना है। The entity considers that 15% is appropriate discount rate। ठीक है। The time value of money is considered material। Calculate amount to be provided। मैंने पहले दिन तुमको कितने का लाइबिलिटी प्रोवाइड करना चाहिए, तो तुमको 20 लाख को 2 साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर लगा दो, तो 15% का डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालना आता है ना,
1.15 डिवाइड इक्वल्स टू 2 बार दबाओ, 1.15 डिवाइड इक्वल्स टू 2 बार दबाया तो ये कुछ 0.756 कुछ आ रहा है। ये जो फिगर आ रहा है इसके साथ 20 लाख मल्टीप्लाई कर दो तो आज का प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है 15.12, 15.12 दिखाई दे रहा है। हाँ, तो 15.12 पहला ही ऑप्शन मिल गया, 15.12। नेक्स्ट, इंडेस 1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्लाइज टू। इंडेस 1 प्रेजेंटेशन किसके लिए अप्लाई करता है? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद 110, यस अप्लाई होता है। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद इंडेस 27, सेपरेट, हाँ इसमें भी अप्लाई होता है। बोथ ऑफ द अबव, यस बोथ में अप्लाई होता है। ऑल ऑफ दिस नहीं, बोथ दिया है तो बोथ ही कर दो। ऑल ऑफ दिस क्या है? ऑप्शन ही गलत दिया है, ऑल ऑफ दिस भी हो सकता है पर बोथ ही लगाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म बेनिफिट? कौन सा लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं है? लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी बेनिफिट, यस। रिटायरमेंट बेनिफिट, प्रॉफिट शेयरिंग बोनस, डेफर्ड रेम्युनरेशन। तो रिटायरमेंट बेनिफिट नॉट अ पार्ट बोला था ना, तो रिटायरमेंट बेनिफिट लॉन्ग टर्म बेनिफिट में नहीं लेते, इसका तो अलग से ही बनाया हुआ है ना पॉइंट। इंडेस टू इन्वेंट्रीज डज नॉट अप्लाई टू। इंडेस टू किस पे अप्लाई नहीं होता है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पे अप्लाई नहीं होता है, करेक्ट है। बायोलॉजिकल एसेट पे नहीं होता, बायोलॉजिकल एसेट याद है ना, उस पर भी अप्लाई नहीं होता। बोथ 1 and 2, 1 but not 2, नहीं बोथ 1 and 2 दोनों पे अप्लाई नहीं होता है इंडेस टू। अरे आउट ऑफ स्कोप जो पढ़ाया था इंडेस टू में, ये वही है आउट ऑफ स्कोप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान? इनमें से कौन सा डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान है? कौन सा है, समझ रहा है? मल्टी एम्प्लॉयर प्लान, यस। स्टेट प्लान, यस। इंश्योर्ड बेनिफिट, यस। तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। समझ में आ रहा है? अच्छा, बोलता ऑर्डिनरी शेयर 1 लाख है ऑफ ₹1 ईच, ठीक है। 10% प्रेफरेंस शेयर है 2 लाख का ऑफ ₹1, 2 लाख इंटू 1 2 लाख का है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 10 लाख है, ईपीएस कितना बताओ? तो सुनना, पैट अगर मेरा 10 लाख है, पैट अगर 10 लाख है तो इसमें से तुम पहले माइनस करेगा प्रेफरेंस डिविडेंड, 2 लाख का 10% 20,000। तो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आ गया 9,80,000। इसको डिवाइड कर दो तुम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 1 लाख से, आंसर आएगा ईपीएस है 9.8, ऑप्शन है 1, 9.8। इजी था ये तो। एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू ऑफ स्टॉक 20 लाख है एंड कमीशन 10% ऑफ सेल, एनआरवी कितना है? 20 में से 10% हटा दो तो 20 में से 10% जाएगा, कितना बचेगा? 18, एनआरवी 18 होगा। 12 लाख, 14 लाख, 16 लाख नहीं, 18 लाख। इजी है ये तो, 18 लाख। ऐसा क्वेश्चन है तो मजा आ जाएगा। अच्छा, 96 96 the method of presenting net cash provided by operating activity that starts with net income। ये तो वही मेथड है, ये तो नेट इनकम स्टार्ट कर रहा है। इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड हो गया। बोलता गिवन सैलरी एक्सपेंस 40 है, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 5,000 था, आउटस्टैंडिंग एट द एंड है 10,000। कैश आउटफ्लो कितना हुआ है? तो भैया आउटफ्लो 40,000 था, आउटस्टैंडिंग जो है ऐड कर दो, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग लेस कर दो, तो नेट में 35,000 का कैश आउटफ्लो है। कैश आउटफ्लो कितना हुआ पूछा, 35,000। ऑप्शन नंबर ये रहा 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आउट ऑफ स्कोप ऑफ इंडेस 1? कौन सा इसमें से आउट ऑफ स्कोप है इंडेस 1 में से? फाइनेंशियल रिव्यू बाय मैनेजमेंट आउट ऑफ स्कोप, एनवायरमेंट रिपोर्ट आउट ऑफ स्कोप, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट आउट ऑफ स्कोप। तो आंसर है ऑल ऑफ दिस, सारा ही आउट ऑफ स्कोप है। नेक्स्ट, कुछ एक क्वेश्चन है बच्चे, 20-30 तो और क्वेश्चन है, कर लेते हैं फटाफट, फिर ऑडिट का करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एज पर इंडेस 2? इंक्लूडेड बोला है, अच्छा इज इंक्लूडेड, अच्छा कौन सा इनमें से इंक्लूडेड है? ड्यूटीज एंड टैक्सेस सब्सिक्वेंटली रिकवरेबल फ्रॉम टैक्सिंग ऑथोरिटी, नहीं वो कॉस्ट का पार्ट नहीं है AS2 के हिसाब से, रिफंडेबल नहीं लेते। फ्रेट इनवर्ड, यस। रिबेट नहीं लेते, माइनस होता है। ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं लेते, तो सिर्फ कौन सा खर्चा में आएगा? फ्रेट इनवर्ड।
ठीक है सर। आगे क्या बोल रहा है, वाई लिमिटेड सप्लाई द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, नेट प्रॉफिट 21 22 23 24, मतलब ये वाला करंट ईयर, ये वाला प्रीवियस ईयर। नंबर ऑफ शेयर प्रायर टू राइट 5 लाख है, ठीक है। टर्म्स ऑफ राइट 1 न्यू शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेड, ठीक है। राइट प्राइस 20 है, किंतु फेयर वैल्यू ऑफ 1 ऑर्डिनरी शेयर राइट के पहले 25 है। बोलता राइट फैक्टर कितना है। राइट फैक्टर कैसे होता है पता है ना, फेयर वैल्यू मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाई एक्स राइट प्राइस। तो भैया सुनो, एक्स राइट प्राइस कैसे निकालेंगे, एक शेयर राइट प्राइस में 20 करने से 20 आ रहा है, 4 शेयर 25 में 100 रुपया, तो टोटल 120। इसको डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टोटल शेयर है 5 कीजिए, कितना का 24। तो राइट एडजस्टमेंट फैक्टर होगा 25 बाई 24, 25 डिवाइड बाई 24, 1.04 आ रहा है आंसर, 1.04 ये आंसर होना चाहिए। 2.5 1.92 नहीं, 1.04 मिल गया। ऑप्शन नंबर 3 1.04 राइट एडजस्टमेंट फैक्टर। ये तुम्हारा वो इंडेस 33 ईपीएस वाला से, ईपीएस वाला का नॉलेज से था। बोलता है डैश इज द प्राइस दैट वुड बी रिसीव टू सेल एन एसेट और पेड टू ट्रांसफर अ लाइबिलिटी इन एन ऑर्डिनरी ट्रांजैक्शन बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स इन द मेजरमेंट डेट। इसको कौन सा प्राइस बोलते हैं, मेजरमेंट डेट के दिन जो वैल्यू होता है बैलेंस शीट डेट के, उसको फेयर वैल्यू बोलते हैं। मार्केट वैल्यू फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू वैल्यू न्यूज करंट कॉस्ट नेट रिलेटिव, तो फेयर वैल्यू करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एज पर इंडेस 2। कौन सा इंक्लूड होगा, तो वही ऊपर वाला ही क्वेश्चन आ गया, फ्रेट इनवर्ट सेम है क्वेश्चन, तो मैं समझा नहीं रहा। उसके बाद है इवेंट ऑकरिंग आफ्टर रिपोर्टेबल पीरियड आर दोज इवेंट्स दैट ऑकर बिटवीन, इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, तो रिपोर्टिंग डेट एंड अप्रूवल डेट के बीच का दिन होता है, रिपोर्टिंग डेट एंड अप्रूवल डेट, ऑप्शन नंबर 2। ये वाला लास्ट है यहां तक, उसके बाद बीच में ऑडिट है, वो बाद में करेंगे, पहले अपने लोग अकाउंट्स का सारा क्वेश्चन उठाएंगे, ठीक है ना। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट आर देयर इन इंडेस 19। इंडेस 19 में टोटल 4 तरह का बेनिफिट का बात किया, 4 1 2 3 4, ऑप्शन है 4, 4 तरह का बेनिफिट का बात किया, ठीक है। अब इसके बाद तुम्हारा कॉर्पोरेट अकाउंट्स का क्वेश्चन है, ऑडिट का है, वो बाद में देखते हैं, पहले कॉर्पोरेट कर लेते हैं। फिर चालू हो रहा है 167 से, 167 कहां है, आने दो आने दो, ये लो 167। फिर बोलता है वापस से फोरफीचर मींस, फोरफीचर किसको बोलते हैं, फोरफीचर मींस इश्यूएंस ऑफ न्यू शेयर, बायबैक ऑफ शेयर, कैंसिलेशन, हाँ कैंसिलेशन ऑफ शेयर ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, ये फोरफीचर ऊपर में था ये वाला क्वेश्चन। अच्छा, आफ्टर फोरफीचर द फोरफीटेड शेयर्स कैन बी रीइश्यू कर सकते हैं, इट कैन बी रीइश्यूड, फोरफीचर के बाद रीइश्यू हो सकता है। राइट शेयर्स आर जनरली ऑफर्ड इन द प्रोपोर्शन टू, राइट शेयर किस रेशियो में दिया जाता है, शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड, रेशियो देता है ना 1:4, तो जो हेल्ड करे उसके बेसिस में राइट शेयर दिया जाता है। बायबैक ऑफ शेयर रिड्यूसेस पेड अप कैपिटल, ऊपर था पहले ऐसा क्वेश्चन, पेड अप कैपिटल। अच्छा, फिर बोलता है अ कंपनी अनाउंसेस बोनस इन द रेशियो 2:5, मतलब 2 न्यू शेयर्स विल बी गिवन बोनस शेयर फॉर एवरी 5 ओल्ड शेयर्स। अ शेयर होल्डर होल्ड्स 1000 शेयर, हाउ मेनी बोनस शेयर विल ही रिसीव। अगर 1000 शेयर उसके पास है, उसको मिलेगा 2 फॉर एवरी 5, दैट इज 400 शेयर मिलेगा, 400, तो ये ऑप्शन नंबर 2 है, 400। नेक्स्ट, a company buybacks, a company buyback 5000 share of 10 each at 12, कंपनी बायबैक कर रहा है 10 each at 12, 2 रुपीज प्रीमियम ऑन बायबैक है। व्हाट इज द टोटल अमाउंट पेड फॉर बायबैक, तो पे कितना करना पड़ेगा, 5000 इंटू 12, 12 5 60, तो 60,000 पे करना पड़ेगा टोटल, 60,000, ऑप्शन नंबर 2। ये सब तो इजी है, ऊपर घटिया घटिया क्वेश्चन भरा था थ्योरेटिकल, क्या बोलो क्या करोगे, पूछ रहा है तो करना ही पड़ेगा। 173, a company issued 8,000 shares and received application for 10,000,
अप्लाई, तो अलॉट होगा 8,000. प्रोराटा अलॉटमेंट इज मेड, पर्सन अप्लाइड फॉर 500, उसको कितना शेयर मिलेगा पूछ रहा है. तो सुनना, जो लोग 10,000 शेयर अप्लाई करता है उनको 8,000 शेयर मिलेगा. जो एक अप्लाई करेगा उसको 8,000 बाई 10,000 मिलेगा. तो जो आदमी 500 के लिए अप्लाई किया है उसको इंटू 500 कर दो. तो इंटू 500 करने से कैलकुलेटर कहां गया, ये रहा. 8,000 डिवाइड बाई 10,000 इंटू 500, उसको 400 शेयर मिलेगा. 400 कितना मिलेगा, 400. ऑप्शन ये रहा, ऑप्शन नंबर 2 400. बस ठीक है, 400 शेयर मिलेगा. नेक्स्ट, अ कंपनी इशूड 5,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर. ठीक है, 10 का शेयर है, 2 रुपए प्रीमियम है. व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी. ए यार 2 रुपए करके प्रीमियम है, 5,000 शेयर पे, तो कितना होगा, 10,000 रुपए. 60, मैं ठीक बोल रहा हूं ना. A company issued 5,000 share of 10 each at a premium of 2 per share. What is the total amount of securities premium? हाँ ठीक है, 5,000 to 10,000, 10,000 है, 10,000. ऑप्शन नंबर 3 10,000. नेक्स्ट, फिर क्या बोलता है, एम्प्लॉइज ग्रांटेड 10,000 स्टॉक ऑप्शन एट 60. ठीक है, मार्केट प्राइस एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज इज 100. व्हाट इज द टोटल गेन टू एम्प्लॉय. तो टोटल गेन हो जाएगा 40 इंटू 1000, 40,000. स्टॉक का अगर 60 में मिला तो 40 रुपए का एक शेयर में प्रॉफिट, तो 1000 शेयर पे कितने का प्रॉफिट, 40,000. तो वही बोला कौन सा प्रॉफिट है, तो आंसर है 40,000 गेन हो गया एम्प्लॉय को. अच्छा, प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 1 लाख आर रिडीम एट 5% प्रीमियम. लीगल कंप्लायंस 1 लाख का होगा. व्हाट अमाउंट शुड बी डेबिटेड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम इफ अवेलेबल है. क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट लग रहा है. प्रीमियम डेबिट कितना से करेंगे, पोरोप्स डेबिट, पॉप का डेबिट पूछ सकता है, तो 5,000 हो जाएगा. मेरे ख्याल से ये सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं पूछना चाह रहा है, ये प्रीमियम ऑन बाईबैक कितना होगा ये पूछ रहा है. क्वेश्चन में गलती है मुन्ना. तो 1 लाख का 5% प्रीमियम ऑन बाईबैक है तो होगा 5,000. तो ऑप्शन नंबर 3 5,000. क्वेश्चन भी गलत देता है ये लोग. बच्चा लोग बेचारा कैसे सकेगा बताइए ये सब. हम लोग तो तभी भी बता देंगे, बच्चा तो बेचारा कंफ्यूज होकर मर जाएगा. चलो एनीवेज, अभी करा दे रहा हूं ना, कर लो. अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज करंट एसेट. कौन सा करंट एसेट है, इन्वेंट्री करंट एसेट है, फिक्स एसेट नहीं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं, इंटेंजिबल नहीं, तो इन्वेंट्रीज होगा. ऑप्शन नंबर 1. अच्छा, यहां तक भी ठीक चल रहा है. अब आगे बढ़ते हैं. फिर बोल रहा है, विच सेक्शन ऑफ शेड्यूल 3 डील्स विथ फॉर्मेट एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएल. पार्ट 2, पार्ट 1, पार्ट 2. पार्ट 2 में, पार्ट 1 में बैलेंस शीट, पार्ट 2 में पीएल. अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस शोन सेपरेटली इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल एज पर शेड्यूल 3. कौन सा अलग से दिखाया जाना चाहिए, डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन अलग से दिखाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसका कोई हेड नहीं है, डिविडेंड पेड का कोई हेड नहीं है, लोन्स एंड एडवांसेस का हेड नहीं है, तो ऑप्शन होना चाहिए डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन, इसका अलग से हेड है, अलग से दिखाते हैं. अच्छा, नेक्स्ट 180 क्या बोल रहा है 180 में, अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3 अंडर विच हेड कैपिटल रिजर्व विल बी शोन. रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये कौन सा, करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, इक्विटी एंड नॉन करंट, तो ये होना चाहिए इक्विटी में. अरे भाई शेयर होल्डर फंड बोलना चाह रहा है, घटिया ऑप्शन दिया है. एनीवेज नेक्स्ट, अ कंपनी हैज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, प्रीपेड, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस. व्हाट इज द टोटल अमाउंट क्लासिफाइड एज करंट एसेट इन बैलेंस शीट. इनमें से कौन सा करंट एसेट है, तो मेरे ख्याल से तो सारा ही है, सारा ही है. 150, 2 लाख, 350, 4 लाख, 410, 450, 450 आंसर होना चाहिए. ये रहा 450, सारा ही करंट एसेट था 450. नेक्स्ट, फिर बोलता है द कंपनीज बैलेंस शीट शोज फॉलोइंग लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, ट्रेड पेबल, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, ये करंट लाइबिलिटी है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन. मतलब करंट लाइबिलिटी हेड में कौन कौन सा आएगा, करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल 1 लाख आना चाहिए, ये 80, 180 और 50, तो 230 आना चाहिए, 230 बोला है ना. व्हाट इज द टोटल करंट लाइबिलिटी अमाउंट, टोटल करंट लाइबिलिटी, यस 1 लाख आएगा, 80 आएगा
अब प्रोविजन फॉर टैक्सेशन भी करंट लाइबिलिटी के हेड में आता है, तो 1 लाख प्लस 80 180, 180 प्लस 50 230, ठीक ही है, 230 ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन नंबर ये। हो सकता है बुक में ऑप्शन गलत दिया है, देख लेना, मतलब इंस्टीट्यूट आंसर गलत दिया था, ये 230 होगा, कंफ्यूज मत होना। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स तो नॉन करंट लाइबिलिटी का पार्ट है ना। कैश फ्लो फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इंक्लूड रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, पहला वाला ही है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कौन सा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं है? परचेज ऑफ फिक्स एसेट इन्वेस्टिंग, प्रोसीड ऑफ सेल ऑफ फिक्स एसेट इन्वेस्टिंग है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन फिनेंसिंग, ये इन्वेस्टिंग नहीं है। मिल गया ऑप्शन, आगे देखने का जरूरत नहीं है, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टिंग। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 7 लाख दिया है, डेप्रिसिएशन 120 एडबैक हो जाएगा, करंट एसेट इंक्रीज तो कैश डिक्रीज, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, करंट लाइबिलिटी अगर डिक्रीज कर रहा है मतलब पेमेंट है, आउटफ्लो, तो ये हो जाएगा 7 लाख प्लस 1 लाख 20 माइनस 40 माइनस 30, 7,50,000 आ रहा मेरा, तो ऐसा कोई ऑप्शन है 757 नहीं, तो ऑप्शन नंबर 4 है 750, ठीक है। नेक्स्ट 186 है, इसके बाद बस 5-10 और बचा है, मैं नंबर देख लेता हूं, हाँ उसके बाद टोटल में 3 और है, बाकी सब ऑडिट है, फिर ऑडिट करेंगे ना। इफ द नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इज 9 लाख, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग 9 लाख है, ठीक है। नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इज 4 लाख, नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग 3 लाख, व्हाट इज द नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो 9 माइनस 4 5 लाख, 5 माइनस 3 2 लाख है नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, 2 लाख नेट इंक्रीज, 2 लाख, ये रहा पॉजिटिव 2 लाख, नेगेटिव नहीं, नेगेटिव मतलब आउटफ्लो डिक्रीज। यहां तक हो गया, अब बस ऑडिट का ही है, अब ज्यादा नहीं बचा है, 4 क्वेश्चन बचा है, 237 से है, कहां गया 237। इंड AS 16 डील्स विद, इंड AS 16 किसके ऊपर है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, वेरी गुड, इंड AS 16। नेक्स्ट, इंड AS 38 किससे डील करता है, जल्दी बताओ, इंड AS 38, हाँ वेरी गुड, इंड AS 38 बताओ, बताओ किसे? टैंजिबल से नहीं रे नालायक, इनटैंजिबल से, इंस्टीट्यूट गलत आंसर दिया है, ठीक है ना, इनटैंजिबल से, ओके। इंड AS 33 रिलेट्स टू EPS, अर्निंग पर शेयर, ये तो अर्निंग पर शेयर है, ये तो पता है सबको। इंड AS 21 किससे डील करता है बताओ? इंड AS 21 इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज से डील करता है, पहला वाला ही ऑप्शन है फॉरेन एक्सचेंज। बस बचे, इसी के साथ हमारा जो कॉर्पोरेट का क्वेश्चन है ना वो तो कवर हो गया। इसके बाद आप आगे जो देखोगे वो रहेगा ऑडिट का वीडियो, इसके बाद आप ऑडिट देख लेना, ठीक है ना। कॉर्पोरेट तो यहीं तक था बच्चे, कॉर्पोरेट खत्म हो गया, कॉर्पोरेट में और कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं बस इतना ही बोलूंगा, अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक जरूर करना, अपने प्लीज सारे CMA के फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करना, शेयर करना बहुत जरूरी है बच्चे, क्योंकि लास्ट मिनट किसी का भला हो जाएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और आगे भी मेरा हेल्प आपको मिलता रहेगा। आपको पता ही है कि मैं इंटरमीडिएट में फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉर्पोरेट दोनों पढ़ाता हूं, और फाइनल में CFR भी पढ़ाता हूं, तो अगर ऐसे कोई भी क्लासेस में हेल्प चाहिएगा तो मेरे से जरूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, अच्छे से जाओ, अच्छे से दो। हे गाइस, तो आज आपके ऑडिट का पेपर है, तो मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने ऑडिट में मेरा ऑडिट की रफ्तार सेशन, ऑडिट MCQ संग्राम सेशन, जैसा कि मैंने बताया था कि एक सेशन हुआ था संग्राम करके, जिसमें मैंने 300 प्लस MCQ कराए थे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला सेशन अगर कर लिया है, यू गाइज आर ऑल प्रिपेयर्ड फॉर ऑडिट। आपका MCQ भी कवर्ड है, सब्जेक्टिव भी कवर है। 70 MCQ में और है जो अभी आपको कराने वाली हूँ, जल्दी जल्दी कर लो। ये एक तरीके से इंपॉर्टेंट MCQ का रिवीजन भी है, और हो सकता है इसमें से बहुत सारे MCQ आपको आज के पेपर में सेम मिले। मैच लॉ की तरह ऑडिट में भी बहुत कुछ
मैच करेगा। चलिए फटाफट हम लोग करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग? सैंपल डिस्प्लेइंग, ये कभी भी स्टेप नहीं होता है। Which of the following are the benefits of internal financial control? Improved control, trickling down of accountability, improved investor confidence in financial reporting process. Correct answer is all of the above. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी इन्फॉर्म करेगा ऑडिटर को उसके अपॉइंटमेंट के बारे में और इसी बात को रजिस्ट्रार को भी बताएगा विद इन 15 डेज ऑफ मीटिंग जहां ऑडिटर अपॉइंट हुआ था। इसको लेके फॉर्म नंबर क्या है? ADT 1. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ADT 1. परमानेंट ऑडिट फाइल डज नॉट कंटेन, इसमें परमानेंट ऑडिट फाइल में कौन सी चीज है जो नहीं आती है? पैफ का बात कर रहा है, कॉपी ऑफ मैनेजमेंट लेटर। ये जो है ये कैफ का पार्ट है, मतलब टेम्पररी का फाइल है, पार्ट है। किसका पार्ट है? टेम्पररी का। सिग्निफिकेंट ऑडिट ऑब्जर्वेशन बहुत जगह लिखा है, बट ये तो पैफ का पार्ट है, परमानेंट है। सिग्निफिकेंट ऑडिट ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस ऑफ रेशियो एंड ट्रेंड, ये सब किसका पार्ट है तुम्हारा? पैफ का। तो कॉपीज ऑफ मैनेजमेंट लेटर ये पैफ का पार्ट नहीं है, ये टेम्पररी का पार्ट है। ठीक है, याद रखोगे। 530 स्टैंड्स फॉर ऑडिट सैम्पलिंग, 530 स्टैंड्स फॉर ऑडिट सैम्पलिंग। इसमें से कौन सा कंटेंट नहीं है ऑडिट रिपोर्ट का? अटैचमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंसेस। सेक्रेटरियल ऑडिट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 204. टेस्ट चेकिंग रिक्वायर्स एप्लीकेशन ऑफ सैम्पलिंग थियरी। द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट सबमिट हिज रिपोर्ट, कॉस्ट ऑडिट कौन से फॉर्म में सबमिट करता है? CRA 3। इसी रिपोर्ट को कंपनी भेजती है CG को CRA 4 में। इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है टेम्पररी का? मतलब इसमें से कौन सा परमानेंट है? ठीक है, लीगल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, ये पैफ का पार्ट है, परमानेंट का पार्ट है। कौन सी 3 पार्टी इन्वॉल्व होती है ऑडिट में? एक तो क्लाइंट, एक ऑडिटर और एक ऑडिटे। ठीक है, statutory auditor can be removed by the shareholder. A nomination and remuneration committee, इसमें मिनिमम कितने डायरेक्टर होंगे? 3. सेक्रेटरियल ऑडिट पब्लिक सेक्टर कंपनी के लिए एप्लीकेबल है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर नहीं, पेड अप शेयर कैपिटल 50 CR और मोर है, टर्नओवर 250 CR और मोर है। मेंबर ऑफ ICSI आर एलिजिबल टू कंडक्ट सेक्रेटरियल ऑडिट, अगर उनके पास वैलिड क्या है? COP। समझ में आ रहा है? विच ऑफ, क्योंकि सेक्रेटरियल ऑडिट CS इन प्रैक्टिस कर सकता है और जो प्रैक्टिस में होते हैं उनके पास COP होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑडिट रिस्क? ओमिशन। CAT स्टैंड फॉर कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटिंग टेक्निक। परमानेंट ऑडिट फाइल डज नॉट कंटेन, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कैफ और पैफ से एक क्वेश्चन रहता है, कॉपी ऑफ मैनेजमेंट लेटर। चेकलिस्ट जो होता है वो कौन फॉलो करता है? ऑडिटर खुद। ऑडिट स्टाफ एंगेज्ड बाय द ऑडिटर, मतलब टीम। इसमें से कौन सा ऑडिट रिपोर्ट का कंटेंट नहीं है? अटैचमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस। नफरा में कौन कौन होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी, ऑडिट स्टैंडर्ड कमिटी, इन्फोर्समेंट कमिटी, ऑल ऑफ दीज सब होता है। बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एज पर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, की ऑडिट मैटर, ऑडिटर्स ओपिनियन, बेसिस फॉर ओपिनियन, ऑल ऑफ दीज। ऑडिट रिपोर्ट कंटेन्स, ऑडिट रिपोर्ट में बेसिकली ओपिनियन है, एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन। A cost auditor submit his report along with reservation and observation in CRA 3. Auditor of company appointed under section dash shall not act as cost auditor. कौन सा ऑडिटर कॉस्ट ऑडिटर नहीं बन सकता? जो 139 में अपॉइंट होता है। Dash refers to process of conducting the audit of single organization by more than one auditor, joint audit. इसको लेकर ऐसे कौन सा है आपका? 299। मैं आपको बता रही हूँ, आप ये सारे MCQ जैसे जैसे मैं करवा रही हूँ अभी एकदम फ्रेश माइंड से करना, इसमें से बहुत सारे MCQ है जो मैच करेगा। 15 से 20 मिनट का ये सेशन है, आराम से आप लोग अच्छे से पूरा कवर कर लेना। बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग आर, ऑडिट सैम्पलिंग का क्या क्या बेनिफिट्स है? It reduces the workload, it saves time cost, it gives dependable result, all of these. What is the correct answer? All of these. Which of the following records are not maintained? कौन सा इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी को मेंटेन करने का जरूरत नहीं है? MOA. इन रिलेशन टू एडवांस मेड बाय बैंक, ऑडिटर को क्या देखना पड़ता है? सब्सिडरी लेजर वगैरह, ओवरड्यू अमाउंट, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, ऑल ऑफ दीज। इसमें से कौन सा बैंक की कैटेगरी में नहीं आता है? कमर्शियल आता है, रीजनल रूरल आता है, कोऑपरेटिव, नन ऑफ दीज, सब आता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ टेम्पररी, टेम्पररी का पार्ट नहीं है, मतलब पैफ का पार्ट है, लीगल एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। परमानेंट ऑडिट फाइल डज नॉट कंटेन कॉपी ऑफ मैनेजमेंट लेटर। क्वालिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट नॉट इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, वो कितनी कंपनी में ऑडिटर रह सकता है? 20। किस इसमें से कौन सा ऑडिट रिपोर्ट कारों के हिसाब से पार्ट नहीं है? रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉय। अ कॉस्ट ऑडिटर सबमिट हिज रिपोर्ट अलोंग विथ रिजर्वेशन एंड ऑब्जर्वेशन इन फॉर्म CRA 3। एक बात याद रखना, CRA से भी एक MCQ होता है। CRA 1 में कंपनी जो होती है कॉस्ट रिकॉर्ड को मेंटेन करती है, CRA 2 में CG को बताती है अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर, CRA 3 में कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट देता है, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट देता है, और इसी रिपोर्ट को कंपनी सबमिट करती है टू CG। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एनी कैजुअल वैकेंसी इन गवर्नमेंट कंपनी, पहले CAG फिल करेगा विद इन 30 डेज, CAG नहीं कर पाया तो बोर्ड करेगा 30 डेज। अगर हम लोग UDA अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसा डालने में डिफॉल्ट करते हैं, कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ता है 12%। ऑडिट इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड ऑडियरे। ठीक है, इसमें से कौन सा अर्बन सेल्फ गवर्नेंस का पार्ट नहीं है ना? MC म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी इस तरीके से याद कराई थी, नोटिफाइड एरिया तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, टाउन पंचायत भी है, म्यूनिसिपैलिटी तो है, म्यूनिसिपल सोसाइटी पार्ट नहीं है। एज रिगार्ड टू रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, इसमें कौन सा डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट नहीं बनेगा? डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन पॉलिसी, डॉक्यूमेंटेशन की ट्रांजैक्शन आर्म लेंथ प्राइस पे हुआ है, ठीक है, ये डॉक्यूमेंटेशन की ट्रांजैक्शन आर क्लोज लेंथ बेसिस, ये डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट नहीं बनेगा। Which of the following statement is appropriately suited to preparation of audit documentation? Audit documentation कब बनता है? Audit report issue होने के 60 दिन के अंदर अंदर। Audit documentation is owned by auditor, याद रखना। An important factor determining the form, context and extent of audit documentation in extent of dash exercise in performing the work. Professional judgment. Dash refers to record of audit procedure, audit evidence, conclusion, audit documentation. Which of the following does not fall within the meaning of audit documentation? Oral discussion. Which of the following is not likely a purpose of audit documentation? है ना? It can directly help the auditor in expanding client base. ये पर्पस नहीं होता है। Dash may be defined as one or more folder, storage, media, ये सब याद ही होगा। Audit file, ठीक है। Which of the following is not a purpose of audit documentation? Engagement partner अपनी responsibility से छुटकारा पाले इसलिए नहीं, ये पर्पस नहीं है। Accountable रहे, quality control review हो सके, external inspection हो सके, ये तीनों पर्पस है। इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? 700 फॉर्मिंग ओपिनियन, 701 की ऑडिट मैटर, 706 EOM, 705 होता है मॉडिफिकेशन, यहाँ लिखा है कंपैरेटिव, गलत है। जॉइंट ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन डील करता है? सॉरी, SA 299। करेक्ट आंसर इज SA 299। व्हाइल एक्सप्रेसिंग अनमॉडिफाइड ओपिनियन मतलब क्लीन, क्लियर, इसमें से ऑडिटर क्या फ्रेज यूज नहीं करेगा? विद द फॉरगोइंग एक्सप्लेनेशन। चलो, द ऑडिटर शैल एक्सप्रेस ओपिनियन व्हेन द ऑडिटर हैविंग ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस कंक्लूड करता है कि मिसस्टेटमेंट है, मटेरियल भी है और परवेसिव भी है, मतलब ये एडवर्स ओपिनियन है। इसमें से कौन सा मॉडिफाइड ओपिनियन का टाइप नहीं है? नेगेटिव ओपिनियन। फ्रॉड पे जो रिपोर्टिंग होता है किस क्लॉज में होता है? 11 में फ्रॉड हुआ, 12 में बताई थी निधि, तो 11। रिपोर्टिंग ऑन फ्रॉड बाय ऑडिटर टू CG, फ्रॉड का अमाउंट जब कितना होगा? एक्सीडिंग 1 करोड़। रिपोर्टिंग ऑन फ्रॉड, सॉरी 1 करोड़ और मोर, 1 करोड़ और मोर होगा, लेस देन 1 करोड़ होने से ऑडिट कमिटी या फिर बोर्ड को बताते हैं। रिपोर्टिंग ऑन फ्रॉड इज मेड बाय ऑडिटर टू सेंट्रल गवर्नमेंट इन स्टेटमेंट ADT, है ना? फ्रॉड का जो हम लोग रिपोर्टिंग देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, किसमें देते हैं? ठीक है, ADT 4 में। इन केस ऑफ फ्रॉड इन्वॉल्विंग लेस देन 1 करोड़, अगर फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ से कम है तो ऑडिट कमिटी या फिर बोर्ड को बताएंगे। ये सेम क्वेश्चन है। अच्छा, प्रोविजन ऑफ कारो किसके लिए एप्लीकेबल होगा? OPC के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बैंक के लिए नहीं है, इंश्योरेंस के लिए नहीं है, स्मॉल पर्सन के लिए नहीं है, सेक्शन 8 के लिए नहीं है, तो इसमें इसके लिए एप्लीकेबल होगा। एज पर SA 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, ऐसे का नाम बोला है, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? 2 ही है, एक रीजनेबल एश्योरेंस लेना और एक रिपोर्ट देना, तो बोथ। इसमें से कौन सा ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है? प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन नहीं है, डिजाइन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इंटरनल कंट्रोल नहीं है, एक्सप्रेस
ओपिनियन है। डैश रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन अमाउंट क्लासिफिकेशन, ये सब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होना चाहिए और जो है उसके बीच के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, मिस स्टेटमेंट। द पर्सन विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओवरसीइंग, ओवरसी करने का काम हमेशा किसका होता है, TCWG, दोज चार्ज विथ governance. Dash refers to representation by management that are embedded in financial statement as used by auditor to consider the different type of potential misstatement that may occur. Assertion, audit risk is the function of, देखो तीन रिस्क को मिला के ऑडिट रिस्क बनता है, ROMM एंड डिटेक्शन रिस्क। ROMM में दो चीज आया, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क। तो ROMM एंड डिटेक्शन रिस्क, ये ऑडिटर की वजह से नहीं है, ये ऑडिटर के आने के पहले से ही है, और ये ऑडिटर की वजह से है डिटेक्शन रिस्क। ROMM may be defined as the risk which financial statement misstated है prior to audit, मैं पहले ही बोली। Suspectibility of assertion about class of transaction, account balance or disclosure that could be material either individually or aggregate with other misstatement before considering control, control के पहले ही है मतलब इनहेरेंट, वो रहेगा ही रहेगा, और ऑडिट के पहले ही है मतलब ROMM। रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट हैज टू कंपोनेंट, कैसे, ROMM में दो चीज होते हैं, एक होता है इनहेरेंट रिस्क और एक होता है कंट्रोल रिस्क। Audit evidence include information in accounting record and other information. Both information in accounting record and other information. Last question for the day. Mr. H and his team member carefully watched the whole process of counting of finished wooden door by employee. एक employee है जो डोर है उसका काउंटिंग कर रहा है, ये किस चीज का एग्जाम्पल है, और ऑडिटर वहां पे देख रहा है, ऑडिट ऑब्जर्वेशन। तो ये 70 MCQ मैंने आपको और करवा दिए। मैं पहले ही बोल चुकी हूँ ऑडिट का संग्राम, आई होप आपने कवर किया है। बाय चांस आपका मिस हो गया है, मैं बता देती हूँ ये हमारे चैनल पर ही है, आप लोग अभी के अभी जाके उसको कवर कर लो, ठीक है। थोड़ा स्पीड में कर लेना, 2 घंटे का सेशन है, लेकिन जरूर से जरूर आपको इसको कवर करना है। मैं अभी आपको दिखा देती हूँ गाइज, यस ये सेशन है आपका जिसमें मैंने ऑडिट के कुछ 300-400 MCQ कराएं। अगर आप उतना कवर कर लोगे, मैं आपको बता रही हूँ 100% आप ऑडिट में MCQ में टोटल का टोटल MCQ आप बना लोगे। तो बस आज का सेशन यहीं तक था, आप फटाफट ऑडिट के MCQ रिवाइज कीजिए। अगर आपको ऑडिट संग्राम मिस हुआ है, जाके ये सेशन कर लो, ठीक है, मेरे चैनल पर ही आपको मिल जाएगा, मैं प्लेलिस्ट में भी मैंने डलवा दिया है, बस ये कंप्लीट कर लो। अगर आप इतना कर लोगे, यू आर पास्ड इन ऑडिट, और MCQ तो एकदम सॉर्टेड है। ओके गाइस, चलिए आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर ऑडिट पेपर। पेपर अच्छे से दो और बताना कैसा हुआ पेपर, कितना मैच हुआ, जरूर से जरूर पेपर के बाद बताइएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। डरना नहीं है, आपने सब किया है, हैव फेथ। थैंक यू।